सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे एंड वेलकम टू द लास्ट लेक्चर ऑफ बायोलॉजी, जिसमें कि आज हम लोग देखने वाले हैं भूत। तो आज हम लोग देखेंगे जो है भूतों के बारे में। तो क्या आप तैयार हैं एक अनकही कहानी सुनने के लिए? क्यों? भूत मास्टर रोज रोज ज़्यादा ऑयली नहीं हो रहा है बेटे भूषण जी। मैं तुम लोगों की केयर करता हूँ, इसलिए मैं डेली डेली सारा ऑयल कंज्यूम किए ले रहा हूँ ताकि तुम लोगों को प्रॉब्लम ना हो कल को। ठीक है, इसलिए मुझे ऑयल कंज्यूम करना पड़ता है। अब अगर मैं कंज्यूम नहीं करेगा तो कौन करेगा? तुम ही बताओ। तुम लोगों तक सीधा वो ऑयल नहीं जाएगा, लेकिन मैं ऐसा होने दे नहीं सकता हूँ। चलो, तो टुडेज क्लास कंसिडरिंग पार्ट 5। ओहो, रूप कुंड में देखा था। भागो भूत आया। बेटा भूत से भागना नहीं है, क्वेश्चन से भागोगे अभी तुम लोग। चलो करो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट्स आर कंपोज्ड ऑफ CHO। ओह, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिलीज 4 कैलोरीज। 9 कैलोरीज तो फैटवा रिलीज कर रहा था। कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड्स क्विक एनर्जी टू द बॉडी। ओहो, क्विक एनर्जी, यस, जल्दी से एनर्जी देता है तुरंत। प्रोटीन्स, प्रोटीन के बारे में स्टेटमेंट है, बताइए कौन सा सही है। एक लाइट आज कम जल रही है, रुक जाओ जरा उसको भी जला के आते हैं। क्या ना, रूम का माहौल सेट नहीं होता तब तक मज़ा नहीं आता पढ़ाने में। ये अब मज़ा आएगा जब सारी लाइट एकदम जल रही होती तब। प्रोटीन्स आर मेड ऑफ अमीनो एसिड्स। तो प्रोटीन अमीनो एसिड्स के बने हुए होते हैं, बिल्कुल सही बात है। 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, 9 एसेंशियल होते हैं, 11 नॉन एसेंशियल होते हैं। एसेंशियल हमें बाहर से रिक्वायर्ड होते हैं, नॉन एसेंशियल हमारी बॉडी खुद से सिंथेसाइज कर लेती है। एसेंशियल अमीनो एसिड्स कैन बी सिंथेसाइज बाई ह्यूमन बॉडी इज रॉन्ग। Vitamin B, C are water soluble. Fat soluble vitamins are stored in the body's fat tissues and liver. And vitamin D is known as the sunshine vitamin. Okay. तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे पहला स्टेटमेंट तो सही है, हमने पढ़ा था कि वाटर सोल्यूबल है BC, यानी कि अगर आप इनको कंज्यूम करेंगे पानी के साथ तो ये तुरंत घुल जाएंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो कीड़ा है KEDA, जब इनको कंज्यूम करें तो फैट के साथ कंज्यूम करें। फैट सोल्यूबल बिल्कुल यहीं पे स्टोर्ड होंगे फैट टिश्यूज़ में। और विटामिन डी को सनशाइन विटामिन बोलते हैं और ये एक तरीके का हार्मोन भी होता है। क्यों होता है वो हमने कल सारा चीज़ देखा था। फोर्थ क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस अकर्स इन दी क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट से पता नहीं क्लोरोमिंट क्यों याद आ रही है। देखा तुम लोग क्लोरोमिंट? दोबारा मत पूछना। देखा तुम लोगों ने एडवर्टाइज? बहुत पहले आता था जब मैच वगैरह आता था दूरदर्शन पर, तब आता था क्लोरोमिंट। दोबारा मत पूछना। तो फोटोसिंथेसिस अकर्स इन दी क्लोरोप्लास्ट, यस। Chloroplast light dependent reaction occur in the stroma. ओहो, नो ग्रेना। हाँ, जो ग्रेनम होता है, ग्रेनम क्या होते हैं? थाइलाकॉइड का जो स्टैक होता है पूरा, जो थाइलाकॉइड्स का पूरा स्टैक होता है वो, है ना। ऑक्सीजन इज रिलीज एज अ बाई प्रोडक्ट, यस। ठीक है, तो 1 और 3, तो वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होती है ग्रेना में, जो थाइलाकॉइड का स्ट्रक्चर होता है। जो स्ट्रोमा होता है वहाँ पर डार्क रिएक्शन होती है। स्ट्रोमा वो काइंड ऑफ लिक्विड जो भरा होता है उसी को बोलते हैं। एंड लाइट इंडिपेंडेंट जो रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन, उसको हम केल्विन साइकिल के नाम से भी जानते हैं। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में होता क्या है कि जो लाइट होती है वो वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, एंड ATP और NADPH बनता है। वो ATP और NADPH फर्दर यूज़ होता है कहाँ पे? लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन केल्विन साइकिल में, जहाँ पे CO2 से ग्लूकोज बनाना होता है। और ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन रिलीज होता है एज अ बाई प्रोडक्ट, ये फर्स्ट स्टेज दैट इज़ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन वाले में इसमें होता है। ठीक है, चलो। शरद राणा सर, एक हेल्प नहीं कर सकते क्या सर आप? UPSI की 2 दिन क्लास ले आओ। अच्छा ठीक है, और देखते हैं। ठीक है, बिल्कुल मैं कोशिश करूँगा। कल तो खैर आपकी ग्रुप डी की जितने भी बायो की क्वेश्चन हैं वो देखने वाले हैं, तो मिस मत करना क्लास। एक तरीके से आप लोगों का रिवीजन बोल सकते हो और टेस्ट बोल सकते हो, क्योंकि वो पूरे बायो के जो टॉप 100 क्वेश्चन हैं, टॉप 100 से मेरा मतलब है जो 2 डिफ़िकल्ट वाले 100 क्वेश्चन हैं वो हम लोग करेंगे। ठीक है, पूरे बायो के। चलो,
तो अगले सवाल पे आते हैं। Kwashiorkor is caused by severe protein deficiency. Marasmus is caused by deficiency of only vitamins. No, it is overall nutrition deficiency. Leads to severe muscle loss and fat loss. Option number A. चलिए, आज के लेक्चर में हम भूतों के बारे में सिर्फ नहीं पढ़ेंगे, भूतों के बारे में तो पढ़ेंगे ही, प्लस हम उससे पहले पढ़ेंगे कि क्यों आपके बाल काले हैं, क्यों आप लंबे हैं या फिर छोटे हैं या फिर जो भी आपकी हाइट है, क्यों आपके मम्मी पापा दोनों लंबे हैं लेकिन आप छोटे रह गए, क्यों आपके मम्मी पापा दोनों छोटे हैं मतलब हाइट में और आप लंबे हो गए। ये सारे कारण आज के इस लेक्चर में देखेंगे। तो जानने के लिए बने रहें आज के लेक्चर के साथ, और इसके लिए हमें पहले समझना होगा आनुवंशिकता को। और आज आपको मालूम पड़ेगा कि क्यों एक बेटे का जन्म ही होता है या फिर बेटी का जन्म होता है ना। हमने तो देखा था कि स्पर्म जब ओवम एग से मीट करता है तो फर्टिलाइजेशन होता है एंड बेबी का जन्म होता है, लेकिन वो बेबी मेल ही क्यों होगा, बेबी फीमेल ही क्यों होगा, ये भी तो आपके मन में डाउट आना चाहिए था, आया भी होगा। तो वो हम देखेंगे आज के लेक्चर में, ठीक है। चलो, तो अभी आते हैं हेरिडिटरी पे, आते हैं आनुवंशिकता पे आते हैं। हेरिडिटरी इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस थ्रू विच ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग थ्रू जीन्स। यानी कि आनुवंशिकता वह जैविक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से माता पिता से उनकी संतानों में जीन के जरिए लक्षण या विशेषताएं पहुंचती हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपके हेयर्स हो सकता है कर्ली हो, आपका जो भी स्किन कलर है, नोज़ का शेप है, आपके ईयर लोब्स हैं, ठीक है, बॉडी कलर है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके ट्रेट्स हैं। ट्रेट्स दो तरीके के होते हैं, एक तो वो जो हम एक्वायर करते हैं और दूसरे वो जो हम इनहेरिट करते हैं। एक्वायर करते हैं हम सीख के, प्रैक्टिस करके, अपने जनरेशन से नहीं, यानी कि अपने मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, इनसे नहीं, ठीक है। जैसे कि आपने बायोलॉजी सीखी तो बचपन से ऐसा नहीं कि आपके मम्मी पापा बायोलॉजी में तेज़ थे इसलिए आप बायोलॉजी में तेज हो। साइकिल चलाना हो गया, ये सारे काम इनहेरिटेड ट्रेट्स होते हैं, जैसे कि आंखों का रंग, आपका ब्लड ग्रुप, आपका स्किन कलर, आपके हेयर्स, आपकी आईज़, आपका ईयर लोब, आपकी नोज़, ठीक है। ये सारी आपके फेस का स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें कहीं हद तक इनहेरिटेड ट्रेट्स होती हैं, यानी कि आप इनहेरिट करते हैं, आनुवंशिक लक्षण होते हैं जो आप अपने मम्मी पापा या दादा दादी या नाना नानी से एक्वायर करते हैं, इनहेरिट करते हैं, एक्चुअल में इनहेरिट करते हैं, ठीक है। और जब आपका जन्म होता है उसके बाद जो चीज़ें सीखते हैं आप, वो आपका एक्वायर ट्रेट है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ऐसा तो है नहीं कि मेरे कोई ना कोई तो ख़ानदान में पढ़ाता हुआ तभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ये तो मैंने एक्वायर किया है, ठीक है। द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज़ द जीन विच इज़ मेड अप ऑफ डीएनए, ठीक है। आनुवंशिकता की मूल इकाई जीन है जो कि डीएनए से बना हुआ होता है। वी नो कि जो फंक्शनल सेगमेंट है फंक्शनल सेगमेंट है डीएनए का, दैट इज़ कॉल्ड एज जीन। जीन एक फंक्शनल सेगमेंट है जो हमें वो ट्रेट्स देता है, चाहे वो ट्रेट टॉलनेस की हो यानी हाइट की हो, या स्किन कलर की हो, या हेयर्स की हो, या नोज़ की हो, या ईयर लोब की हो, जो भी हो, ये आपका जीन के थ्रू हमें मिलते हैं फ्रॉम आर पेरेंट्स और दादा दादी, नाना नानी, ठीक है। वेरिएशंस की बात करें, इट रेफर्स टू द डिफरेंस इन ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक अमंग इंडिविजुअल्स विद इन अ स्पीशीज़। ये एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के बीच लक्षणों या विशेषताओं में अंतर को संदर्भित करता है। डिफरेंस इन ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक अमंग इंडिविजुअल विद इन अ स्पीशीज़। डिफरेंस इन ट्रेट्स क्या है कैरेक्टरिस्टिक में, कि कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई सांवला है, ये सारी चीज़ें। दीज डिफरेंसेस कैन बी कॉज ड्यू टू जेनेटिक वेरिएशंस और एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस हाउ जीन्स आर एक्सप्रेस्ड। जीन किस तरीके से एक्सप्रेस्ड होंगे वो आपके जेनेटिक वेरिएशन पे भी डिपेंड करेगा और एनवायरमेंटल फैक्टर पे भी डिपेंड करेगा। अब आपके टॉलनेस के जीन्स तो पड़े हुए हैं, ठीक है, आपकी बॉडी में, लेकिन अगर आप एनवायरमेंटल फैक्टर्स का मतलब अगर आप खुद की बॉडी को न्यूट्रिशन ही नहीं देंगे तो क्या होगा, आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी। आपके घर में चाहे भले कोई बहुत मोटा हो, लेकिन अगर आप खाना खाएंगे ही नहीं ढंग से तो आप पतले ही रहेंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कहीं हद तक डिपेंडेंट होती हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे भी, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। वेरिएशन इज़ नेसेसरी फॉर सर्वाइवेबिलिटी, क्योंकि हमने देखा था कि जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कम वेरिएशंस होते हैं, ज़्यादा जेनेटिक सिमिलरिटी होती है तो सर्वाइवेबिलिटी के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। लेकिन वेरिएशन में सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बिकॉज वेरिएशन ज़्यादा है तो एक पर्टिकुलर बोल सकते हैं एक स्पीशीज़ में
दो वेरिएशंस हैं, इस तरह की दो वेरिएशंस, ठीक है। मान लेते हैं कि ये वाला वेरिएशन ख़त्म हो गया, ये जो टॉलनेस का है, कुछ ऐसी बीमारी हुई कि जिसमें टॉल लोग ज़्यादा इफेक्ट हुए तो शॉर्ट लोग बच जाएंगे, शॉर्ट लोग ज़्यादा इफेक्ट हुए तो टॉल लोग बच जाएंगे। तो इस तरीके से क्या है कि भाई सर्वाइवेबिलिटी चलती रहती है, ठीक है। सो इट इज़ सीन मोर इन सेक्शुअल ऑर्गेनिजम्स दैन एसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म एज ओनली अ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व इन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि ये अलैंगिक प्रजनन में केवल एक ही जनक शामिल होता है तो इसकी तुलना में लैंगिक जीवों में अधिक देखा जाता है। तो ध्यान रखना, ये अलैंगिक जीवों की तुलना में लैंगिक जीवों से अधिक देखी जाती है। अब आ जाते हैं यहाँ पे जेनेटिक ट्रेट्स। तो जेनेटिक ट्रेट क्या होती हैं? इज अ कैरेक्टरिस्टिक और फीचर ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट इज डिटरमाइंड बाय जीन्स एंड कैन बी पास डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। वही सेम चीज़ ही है। जेनेटिक ट्रेट का मतलब है कि अनुवांशिक लक्षण, वही कि आप लंबे होंगे, गोरे होंगे, कैसे होंगे वो कहलाती है जेनेटिक ट्रेट। ट्रेट में भी ट्रेट कैन बी डिटरमाइंड बाई जीन्स, जीन पे ही डिपेंड करती है कि ट्रेट आपकी कैसी होगी। यानी अगर आप लंबे हैं तो आपके जीन्स, जेनेटिक मेकअप जो है वो टॉल का होगा, ठीक है। शॉर्ट है तो जेनेटिक मेकअप हो सकता है आपका शॉर्ट का हो, इसलिए। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स और बाय ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, जैसे मैंने आपको बताया एनवायरमेंटल फैक्टर का भी यहाँ पर थोड़ा एंगल तो होता ही है कि आपके टॉलनेस के जीन्स हैं, लेकिन अगर आप न्यूट्रिशन नहीं देंगे बॉडी को तो फिर वो जीन्स एक्सप्रेस नहीं हो पाएंगे ढंग से। तो ट्रेट्स कैन बी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब है जैसे आई कलर क्वालिटी है, क्वांटिटेटिव का मतलब अगर बात करेंगे तो हाइट या फिर ब्लड प्रेशर। अब आते हैं एलील्स क्या चीज़ होते हैं। Alternate form of genes or DNA sequence that occur at the same location on a chromosome. Alleles cannot control the same trait but they can produce different effects. कैसे? Alternate form of genes का मतलब ये है कि ये एक जीन है, ये एक जीन है। ध्यान से सुनिएगा आप मेरी बात को, ठीक है। ये एक, ठीक है, ये एक जीन है, ओके, ये एक जीन है, इसमें ये अलील्स हैं। ये जो जीन है ये टॉल मतलब हाइट का है, ठीक है, ये हाइट का जीन है। अब इसमें ये अलील्स हैं, एक अलील टॉल और एक अलील शॉर्ट। यानी अगर ये अलील एक्सप्रेस कर लिया खुद को बच्चे की बॉडी में जाके तो बच्चा लंबा होगा, और अगर ये एक्सप्रेस कर लिया खुद को तो वो छोटा रह जाएगा। एलील्स का मतलब ये होता है कि जीन एक ही, ठीक है, सेम ट्रेट को कंट्रोल कर रहे हैं। यानी कि हाइट है वो ट्रेट, हाइट है वो ट्रेट, उसको कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन इफेक्ट डिफरेंट प्रोड्यूस करेंगे। यानी कि ऑल्टरनेट फॉर्म है जीन का दूसरा रूप है, ठीक है, क्लियर है। लाइक फॉर एग्जाम्पल एक हम जीन मान लेते हैं, एक स्ट्रेट हेयर्स, मतलब है यहाँ पे ट्रेट क्या हो गई, हेयर। अब हेयर स्ट्रेट हो सकता है, एक अलील पड़ा हो स्ट्रेट का और एक पड़ा हो करली का, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सा अलील खुद को एक्सप्रेस कर पाता है। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ अलील्स, एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव, एक प्रभावी और एक अप्रभावी। ट्रेट दैट इज एक्सप्रेस्ड आउट व्हेन वन और बोथ अलील्स आर डोमिनेंट, जो एक्सप्रेस कर पाता है खुद को उसको बोल देते हैं डोमिनेंट है, और जो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है खुद को उसको रेसेसिव बोल देते हैं, अप्रभावी बोल देते हैं। जो खुद को एक्सप्रेस कर लेता है, मान लो कि इसने जो टॉल वाला है और ये शॉर्ट वाला, तो इसने खुद को एक्सप्रेस कर लिया, वो बच्चा टॉल हो गया तो उसको बोलेंगे डोमिनेंट, अगर इसने वो किया तो रेसेसिव, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या, ये वो पूरा जो खेल है, यानी कि किस तरीके से कौन टॉल होगा, कौन शॉर्ट होगा, कैसा क्या होगा, ये सारा काम, ये सारे एक्सपेरिमेंट जोहान ग्रेगर मेंडल जी ने किए थे। किसने किए थे? जोहान ग्रेगर मेंडल, जिनको कि फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। इन्होंने ही एक प्लांट लिया जिसको बोलते हैं पीसम सातवियम, यानी कि इन शॉर्ट पी प्लांट, ठीक है, पीसम सातवियम सब लिखा होगा आई थिंक यहाँ पे, ठीक है। तो जॉन ग्रेगर मेंडल ने क्या किया, इन्होंने जो गार्डन पी है यानी कि जो मटर का पेड़ है उसको सेलेक्ट किया, ये जानने के लिए बहुत ही फैसिनेटेड थे कि क्यों दो यहाँ पे पी, इट इज़ लाइक कि क्यों एक ऐसे, इसको ऐसे एज्यूम करो कि इनको इस चीज़ की फैसिनेशन हुई कि क्यों मम्मी भी लंबी है, पापा भी लंबे हैं, लेकिन बेटा छोटा क्यों है ऐसा, व्हाट इज़ द रीज़न। अगर सब जेनेटिक्स पे ही डिपेंड करता है तो क्यों ये लंबे ये भी लंबे, तो ये क्यों छोटा हो गया। तो ये सारी चीज़ों के एक्सपेरिमेंट इन्होंने किस पे किए, इस मटर के पेड़ पे किए, पी प्लांट पे किए, जिसको हम पीसम सातवियम के नाम से जानते हैं। और इसमें इन्होंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट इसलिए कर पाए
ठीक है, क्यों इन्होंने चूज़ किया? क्योंकि इट इज़ ईजियर टू ग्रो, आसान है उगाना, बहुत शॉर्ट लाइफ साइकिल है। अब ऐसा नहीं है कि उस चीज़ को देखने के लिए इनको 15-20 साल का इंतज़ार करना पड़ रहा है, तब तक तो ये खुद ही चल बसेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसकी बहुत ही शॉर्ट लाइफ साइकिल हो, जिसको तुरंत ये देख सकें कि हाँ पी प्लांट ये बड़ा, समझ रहे हो ना? अब जैसे कि ह्यूमन लाइफ है, तो अगर ह्यूमन लाइफ में इनको देखना है तो उसके लिए कम से कम 30 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा कि 25 साल के आसपास शादी होगी किसी की, नहीं दोनों लोगों की, 25, 27, 28, ठीक है, उसके बाद उनका बच्चा होगा, तब देखेंगे कि कौन सा एक्सप्रेस किया कौन सा। तो इतना तो टाइम है नहीं। तो फिर उन्होंने मटर का पेड़ लिया, पिसम सातवम जिसको बोलते हैं, क्योंकि उसकी बहुत ही शॉर्ट लाइफ साइकिल होती है। लगभग 7 साल इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, 1856 से लेके 1856 से लेके 18 कितना हो गया, 7 साल, 63 तक, ठीक है, 1863 तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। इट कैन बी सेल्फ पॉलिनेटेड और क्रॉस पॉलिनेटेड, बिकॉज ये आपका कैसा प्लांट होता है, बाईसेक्सुअल होता है फ्लावर इसका, यानी इसमें मेल भी है फीमेल भी है, तो सेल्फ पॉलिनेशन करवाना भी आसान है और क्रॉस पॉलिनेशन तो हो ही सकता है। डिफरेंट ट्रेड्स वर इजीली ऑब्जर्वेबल, इसमें बहुत सारी ट्रेड्स थी, जैसे कि मटर का पेड़ अगर आप देखो तो मटर में दाने या तो ऐसे गोल होंगे या रिंकल्ड होंगे, ऐसे ऐसे टाइप होंगे, ठीक है, या तो वो येलो होंगे या तो वो ग्रीन होंगे, या तो वो येलो होंगे या तो ग्रीन होंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंट ट्रेड्स हमें देखने को मिलती हैं। या तो मटर की जो फली है वो एकदम फूली हुई होती है, कभी आपने देखा हो एकदम फूली हुई होती है, फट से उसको फोड़ो, कुछ होती एकदम चिपकी हुई होती है। तो बहुत अलग अलग तरह की ट्रेड्स हमें पी प्लांट में देखने को मिल जाती हैं, यानी कि ये तो राउंड सीड होगी गोल, या ऐसे मुरझाई हुई सी होगी, या येलो होगी पीले कलर की, या हरे कलर की होगी, या तो फूली हुई होगी जो आपकी फली है, या फिर वो पचकी हुई होगी यानी कि श्रिंक्ड होगी। तो बहुत अलग अलग तरह की ट्रेड्स देखने को मिल जाती हैं, जिस तरीके की जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमंस में होती हैं, कोई लंबा कोई छोटा, कोई गोरा कोई काला, कोई नोज़ किसी की शार्प है किसी की राउंड है, ये सारे जो ट्रेड्स हैं तो उसको इन्होंने इस पे एक्सपेरिमेंट कर करके यहाँ पर किया। जैसे ये डोमिनेंट है आपका अगर ट्रेड राउंड, तो डोमिनेंट एक्सप्रेस कर रहा है, रेसेसिव है रिंकल्ड। डोमिनेंट है येलो सीड, अगर डोमिनेंट अलील ने खुद को एक्सप्रेस किया, और अगर रेसेसिव ने तो ग्रीन। पर्पल इसके फ्लावर कलर, नहीं तो वाइट, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे पॉप है जो फली है ये इन्फ्लेटेड है, फूली हुई है, और या फिर वो कंस्ट्रक्टेड हो सकती है, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके की डोमिनेंट और रेसेसिव ट्रेट होती हैं किस पे, जो पी प्लांट होता है उसमें, कि टॉल शॉर्ट, ठीक है, ग्रीन येलो, तो ग्रीन डोमिनेंट होता है, येलो आपका रेसेसिव होता है, टॉल डोमिनेंट होता है, शॉर्ट आपका रेसेसिव होता है, ठीक है। राउंड इज़ डोमिनेंट और रिंकल्ड इज़ रेसेसिव, येलो इज़ डोमिनेंट और ग्रीन इज़ रेसेसिव। तो इस तरीके से डोमिनेंट और रेसेसिव ट्रेट्स होते हैं, ओके। तो इसी पे जब इन्होंने 7 साल तक एक्सपेरिमेंट किया जॉन ग्रेगर मंडल ने, तो उन्होंने 3 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए। कितने? अनुवांशिकता के 3 नियम दिए। ये 3 नियम क्या थे वो समझना है आपको, ठीक है। फर्स्ट लॉ बोलता है, इट स्टेटेड दैट व्हेन पेरेंट्स विद कंट्रास्टिंग ट्रेट्स आर क्रॉस्ड ओनली द डोमिनेंट ट्रेट विल अपीयर इन दी ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स विद कंट्रास्टिंग ट्रेट्स आर क्रॉस्ड ओनली द डोमिनेंट ट्रेट विल अपीयर इन दी ऑफस्प्रिंग। पेरेंट हैं, जैसे कि एक मान लो ये पापा हैं, ये मम्मी है, ये टॉल है ये शॉर्ट है, हमेशा आपको टॉलनेस ही देखने को मिलेगी, यानी कि ओनली डोमिनेंट ट्रेट विल अपीयर, डोमिनेंट ट्रेट विल अपीयर। लेकिन अगर हम थोड़ा सा आगे और बढ़ें, अगली जनरेशन में जा रहे हैं, तो एक शॉर्ट भी आ गया, एक शॉर्ट भी आ गया। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन आपको ये जान के समझ के रखना है कि अगर 2 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स के लोग को किया जाएगा तो टॉल ही मिलेगा। वो तो अब अगली जनरेशन में जाके वो क्या हो रहा है, शॉर्ट हो रहा है, लेकिन वो क्यों हो रहा है वो भी देखेंगे, ठीक, क्लियर है। या तो यहाँ पे अभी देखेंगे हम लोग सारी चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे चलो पहले तो दूसरे वाले पे आते हैं, फिर मैं आपको बताऊँगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पे आते हैं। ये अनुवांशिकता का दूसरा नियम है, दिस इज सेकेंड लॉ ऑफ, अगर बात करें इनहेरिटेंस, सो दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये है आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि जो डोमिनेंट ट्रेट है वो खुद को एक्सप्रेस करेगी, रेसेसिव वाली पीछे रह जाएगी। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, it stated that during the formation of gametes, the pairs of gene variants or alleles are separate from each other. Each gamete receives one allele. क्या ये बोलता है? यानी कि गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट हम लोगों ने देखा था, जैसे कि गैमीट क्या होते हैं, जैसे कि स्पर्म होता है मेल गैमीट, है ना, एग होता है फीमेल गैमीट, इसी तरीके से यहाँ पे भी गैमीट फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन the pair of gene variants or alleles are expressed from each other. Each gamete receives one allele. Each gamete will receive one allele. कैसे? जैसे कि ये है टॉलनेस का,
ठीक है, ये है टॉलनेस का जीन इन अ पी प्लांट, ठीक है, टॉलनेस का जीन है ये। देन अगर हम बात करें सीड राउंड है कि रिंकल्ड है, ठीक है, मान लेते हैं ये है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, जब गैमीट फॉर्मेशन होगा तो ये अलील इस अलील से अलग हो जाएगा, ठीक है। ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन ये अलील इस अलील से अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कि जब गैमीट फॉर्मेशन होगा तब ये अलील एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपूहन का नियम। इट स्टेटेड दैट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन अलील्स ऑफ टू, अब इसको जरा ना अभी के लिए होल्ड कर दो, अभी पहले दो को थोड़ा ध्यान से अभी और उसमें समझ लेते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाते हैं। अभी मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, समझ लो कि मैंने एक ट्रेट को पकड़ा और मैं सिर्फ उसी ट्रेट का क्रॉस करवा रहा हूँ। एक ट्रेट का मतलब है या तो मैं पी प्लांट में उसकी टॉलनेस को ले लूँ, ठीक है, या उसके सीड के राउंडनेस को ले लूँ, राउंड है रिंकल्ड है जो भी, यानी सीड का ट्रेट का ले लूँ, या मैं उसकी हाइट ट्रेट ले लूँ, या उसके कलर को ट्रेट ले लूँ। तो ये सब अलग अलग ट्रेट हैं, तो अभी मैं सिर्फ एक ट्रेट का क्रॉस करवा रहा हूँ। मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज अ जेनेटिक एक्सपेरिमेंट दैट स्टडीज हाउ अ सिंगल trait is passed from parents to their offspring. It involves crossing two organisms that differ in one trait, ठीक है, crossing two organisms that differ in one trait, a cross between a tall pea plant and a short pea plant। कैसे वो समझिए, देखिए यहाँ पर मैंने लिया एक टॉल पी प्लांट और यहाँ पे लिया मैंने एक शॉर्ट पी प्लांट। टॉल ये भी है, टॉल ये भी है, ठीक, और ये शॉर्ट है, ध्यान रखना। ये टॉल आपको समझ में आ रहा है, ये प्योर टॉल है, या फिर हम इसको बोलते हैं होमोजाइगस टॉल। क्या बोलते हैं, होमोजाइगस टॉल, प्योर टॉल है ये सिर्फ टॉल है और ये शॉर्ट है। शॉर्ट इसलिए कि दोनों ही यहाँ पे क्या है, रेसेसिव जीन, रेसेसिव अलील्स हैं इस जीन में, दोनों ही रेसेसिव हैं, दोनों ही शॉर्ट के यहाँ पर अलील्स पड़े हुए हैं, तो शॉर्ट के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो शॉर्ट ही कहलाएगा। इन दोनों में इसको भी मैं टॉल इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज एक टॉल का अलील है और एक शॉर्ट का है, लेकिन डोमिनेंट कौन है, टॉल वाला, तो एक्सप्रेस कौन करेगा, डोमिनेंट वाला, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस, फर्स्ट लॉ ऑफ ये इनहेरिटेंस जिसको लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलते हैं। तो इसी वजह से ये तो टॉल ही होगा क्योंकि दोनों अलील ही टॉल हैं, लेकिन जब एक टॉल का अलील होता है, शॉर्ट का अलील, तो भी टॉल देखने को मिलता है क्योंकि जो डोमिनेंट वाला है खुद को एक्सप्रेस करता है, ठीक। तो यहाँ पर मैंने प्योर टॉल लिया और एक शॉर्ट लिया, प्योर टॉल और एक शॉर्ट लिया, दोनों को क्रॉस करवाया, क्या होगा, ये पहले तो गैमीट्स अलग अलग होंगे, ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, गैमीट अलग अलग हो जाएंगे, टी अलग हो गया, टी अलग हो गया, यहाँ पे टी और ये टी, ठीक है। जब आप इनका क्रॉस करवाओगे तो आपको टॉल के अलावा कुछ मिल ही नहीं सकता है। कैसे, जैसे ये टी है, डबल टी है, तो ये अलील गैमीट फॉर्मेशन के दौरान ये दोनों अलील अलग अलग हो जाएंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसी तरीके से ये एक जीन है, इसके अलील अलग अलग हो जाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका आप क्रॉस करवाएंगे, फिर इसका और इसका क्रॉस करवाएंगे तो अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका और इसका करवाएंगे स्मॉल टी कैपिटल टी, इसका उसका कराएंगे स्मॉल टी कैपिटल टी। तो आप देखिए ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल होगा, क्योंकि इन सब में एक अलील तो डोमिनेंट वाला है, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से आपको टॉल ही मिलेंगे। ये प्योर टॉल था, ये शॉर्ट था, जितने भी इनके बच्चे होंगे वो सब टॉल ही होंगे। लेकिन अब ये ठीक है, ये तो थी पहली जनरेशन। अब आते हैं दूसरी जनरेशन पे, जहाँ पर क्या है, ये भी टॉल है, यानी कि फादर भी टॉल है, ऐसे समझ लो, मदर भी टॉल है, लेकिन ये प्योर टॉल नहीं है या फिर ये होमोजाइगस टॉल नहीं है, ये हीट्रोजाइगस टॉल है। हीट्रोजाइगस टॉल का मतलब है कि उसमें एक अलील शॉर्ट का भी पड़ा हुआ है। और जब इन दोनों का हम करवाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, अब देख लो इसको लिया मैंने, अलग अलग कर दिया क्योंकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलता है कि दोनों जब गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे दोनों अलील अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने लिया कैपिटल टी और स्मॉल टी को, अब इनका क्रॉस करवाता हूँ मैं, कैपिटल टी बन गया, यानी प्योर टॉल बना, होमोजाइगस टॉल। कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, इसका और इसका करवाएंगे, स्मॉल टी कैपिटल टी बनेगा और इसका स्मॉल टी, यानी कि ये टॉल होगा, ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल होगा और ये शॉर्ट होगा। वो बात अलग है कि ये प्योर टॉल होगा, ये सिर्फ टॉल होंगे और ये आपका शॉर्ट होगा। या फिर बोल सकते हैं ये होमोजाइगस टॉल है, ये दोनों हीट्रोजाइगस टॉल है और ये होमोजाइगस ड्वार्फ है, होमोजाइगस ड्वार्फ है ये, ठीक। तो इनका जीनोटाइप और फिनोटाइप लिखा हुआ है यहाँ पर। व्हाट इज़ जीनोटाइप एंड व्हाट इज़ फिनोटाइप, क्यों फिनोटाइप होता है, समझो ऐसे ध्यान से, फिनोटाइप होता है जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, फिजिकल ट्रेट्स होती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल फिजिकल ट्रेट्स होती हैं, ठीक है।
लाइक फॉर एग्जांपल खली, द ग्रेट खली लंबा है तो वो उसकी फिजिकल ट्रेट है लंबा। रे मिस्टीरियो छोटा है तो फिजिकल ट्रेट देखने से साफ साफ समझ में आ रहा है कि खली लंबा है, रे मिस्टीरियो छोटा है, तो फिजिकल ट्रेट हो गई। अब उनमें उनका एक जेनेटिक मेकअप होगा, उस जेनेटिक मेकअप को बोलते हैं जीनोटाइप। क्या बोलते हैं? जीनोटाइप। जैसे कि अब यहाँ से समझिएगा, पहले वाली जनरेशन में तो सारे टॉल निकल के आए थे। पहले वाले जनरेशन में आप देखो ये सारे टॉल निकल के आए थे, तो ऑल आर टॉल, एंड सबका जो जीनोटाइप है वो कैपिटल टी स्मॉल टी का है, यानी कि हीट्रोजाइगस टॉल का है, हीट्रोजाइगस टॉल का है, ठीक है, यानी प्योर टॉल नहीं है। यहाँ पे क्या फिनोटाइप, फिनोटाइप हमें दिख रहा है कि अगर ये 4 प्रोड्यूस हुए हैं तो 4 में से एक ऐसा होगा जो डॉर्फ होगा और बाकी 3 टॉल होंगे, ये टॉल, ये टॉल, ये टॉल, लेकिन एक शॉर्ट फिर भी मिल जाएगा। जीनोटाइप इज जेनेटिक मेकअप। जीनोटाइप क्या होता है? इट इज़ अ जेनेटिक मेकअप। यहाँ पे देखिए, ये है होमोजाइगस टॉल, ये हीट्रोजाइगस टॉल और ये होमोजाइगस डॉर्फ। इसको बोलते हैं जेनेटिक मेकअप, ठीक है, कि कौन कौन से अलील्स पड़े हुए हैं जीन में। तो 1:2:1 का यहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी एक है होमोजाइगस टॉल, 2 है हीट्रोजाइगस टॉल और एक है होमोजाइगस डॉर्फ, ठीक है। तो फिनोटाइप इज फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, जीनोटाइप इज जेनेटिक मेकअप, ठीक है। इट इज़ व्हाट? इट इज़ जेनेटिक मेकअप, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, एक ट्रेट को पकड़ा और उसमें क्रॉस करवाया। तो F1 जनरेशन में अपन को देखने को मिला कि सारे टॉल हैं, यानी कि डोमिनेंट वाला ही एक्सप्रेस कर रहा है। F2 में हमने देखा कि एक शॉर्ट भी मिल रहा है, यानी कि एक जो रेसेसिव वाला है वो भी हमें देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए हो सकता है कि आप मम्मी पापा दोनों टॉल हों, लेकिन फिर भी एक चांस है, अगर 4 बच्चे हो रहे हैं तो चांसेस है कि उनमें से एक शॉर्ट होगा। और वो क्यों होगा वो आपको समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं दादा या दादी या नाना नानी में से कोई तो छोटा था, इसीलिए जो है ये सेकंड जनरेशन में ये छोटापन देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आपके मम्मी या पापा में से कोई पूरी तरह प्योर टॉल तो नहीं था, यही कारण है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन की बात अगर करेंगे तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इन द फर्स्ट जनरेशन मेंडल फाउंड दैट ऑल द ऑफस्प्रिंग शेयर्ड वन फीचर विच ही कॉल्ड द डोमिनेंट ट्रेट, दे वर टॉल एंड डिड नॉट डिस्प्ले एनी रेसेसिव ट्रेट। तो ये ध्यान रखना है, F1 प्रोजेनी जो होती है, इसको प्रोजेनी बोलते हैं। F1 प्रोजेनी में सारा जो डोमिनेंट वाला कैरेक्टरिस्टिक है वही एक्सप्रेस होता है। When the first generation plants were self fertilized, फर्स्ट जेन को जो प्लांट है उनको सेल्फ फर्टिलाइज, ये फर्स्ट जेन के प्लांट है, इनको आपस में फर्टिलाइज करवाया, यानी इनका आपस में पॉलिनेशन करवाया, और वो यहाँ पे हम लोगों ने करवाया। कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, इनका क्या करवाया? क्रॉस करवाया। सो देयर इज अपीयरेंस ऑफ रेसेसिव ट्रेट इन अबाउट 1 out of every 4 प्लांट्स। दिस रिजल्टेड इन अ 3:1 रेशियो, ठीक है, 3 आपके टॉल हो गए और एक शॉर्ट हो गया, विथ 3 प्लांट्स शोइंग द डोमिनेंट ट्रेट फॉर एवरी 1 शोइंग द रेसेसिव ट्रेट, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि एक रेसेसिव है और 3 कैसे हैं यहाँ पे? डोमिनेंट है, ओके, डन। अब आते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस में। किस पे आते हैं? डाई हाइब्रिड। देखिए, अभी तक आपके एसएससी एग्ज़ाम में अगर मैं बात करूं तो CHSL का एग्ज़ाम हुआ था, आई थिंक पिछले वाले में तो ऑब्वियसली नहीं, उससे पिछला वाला जो एग्ज़ाम हुआ था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, था वो CHSL का एग्ज़ाम ही, या तो पिछले से पिछला या फिर उससे पिछला हो सकता है। उसी में अभी तक मैंने एक बार बस डाई हाइब्रिड क्रॉस का क्वेश्चन देखा है, ठीक है। अब देखा है तो कर लेते हैं इसको। डाई हाइब्रिड का मतलब होता है जहाँ पे 2 ट्रेट्स पकड़ते हैं। अभी तो सिर्फ हम टॉलनेस की, हाइट की एक ट्रेट ले ली थी हमने, अब यहाँ पे हम 2 ट्रेट ले लेंगे। A dihybrid cross is a genetic cross involving 2 different traits, each with 2 contrasting alleles. Contrasting alleles मतलब tall, short, round, wrinkled, समझ रहे हो? यानी कि एक ट्रेट ली हाइट की, एक ट्रेट ली सीड की, उसमें एक डोमिनेंट अलील, एक रेसेसिव अलील, एक डोमिनेंट अलील और एक रेसेसिव अलील, ठीक है। सो अ क्रॉस बिटवीन अ सीड शेप एंड सीड कलर, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो ट्रेट, यहाँ पर हाइट ले लिया, हाइट मान लो, कुछ ले लो, तो वो आपका क्या कहलाता है? डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये है परफेक्ट येलो, जो कि एक डोमिनेंट अलील है, और येलो हो गया और राउंड अलील हो गया, दोनों यहाँ पे क्या डोमिनेंट है, ठीक, क्लियर। यहाँ पर मैंने लिया है ग्रीन एक रेसेसिव ट्रेट है, येलो कलर में डोमिनेंट है। अगर मैं कलर में बात करूँ तो येलो डोमिनेंट है, जैसे कि हाइट में टॉल डोमिनेंट था, शॉर्ट रेसेसिव था।
उसी तरीके से अगर जब हम बात करते हैं सीड पे, तो सीड येलो जो है वो डोमिनेंट को दिखाएगी और ग्रीन रिंग जो ग्रीन है वो दिखाएगी रेसेसिव को। राउंड दिखाएगा डोमिनेंट को और रिंकल दिखाएगा रेसेसिव को। ठीक, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस तरीके का कुछ जेनेटिक मेकअप होगा दोनों का। अब अगर हम येलो और राउंड सीड को लेंगे और ग्रीन और रिंकल्ड सीड को लेंगे, ठीक है, तो ये हमें क्या मिलेगा आप खुद देख लो। यहाँ पर मैं आपको बना के दिखाता हूँ, वाई आर, ठीक है, वाई आर, ठीक, कैपिटल वाई, ठीक है, देन कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल आर और कैपिटल वाई और कैपिटल आर और स्मॉल आर, यही देखने को मिलेगा। ठीक है, ये स्मॉल वाई हो जाएगा आपका, स्मॉल वाई, तो ये स्मॉल वाई यहाँ पर कर लो, ये कैपिटल वाई है। तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी कि हर एक में आप डोमिनेंट वाले को देखोगे, सब में एक डोमिनेंट है। ठीक है, यानी कि कुछ इस तरीके से, यानी F1 जनरेशन में भी रेसेसिव वाला खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। मैं आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ, ध्यान से यहाँ पे देखना। ये येलो है और ये ग्रीन है, ये राउंड है, ये रिंकल्ड है। ठीक, ये डोमिनेंट येलो इस रेसेसिव ग्रीन को दबा देगा, ये राउंड ये रिंकल्ड को दबा देगा, यानी कि जो हमें सीड मिलेगी F1 जनरेशन में वो डोमिनेंट वाली ही मिलेगी, यानी वो येलो होगी और वो राउंड होगी पूरी तरीके से। जिस तरीके से मोनो हाइब्रिड क्रॉस में पहली जनरेशन में सारे टॉल थे, एक ही थी कैरेक्टरिस्टिक एंड टॉलनेस की, तो सारे टॉल थे। यहाँ पे 2 कैरेक्टरिस्टिक हैं, तो सारे ही जितनी सीड बनेंगी सब कैसी होंगी, येलो होंगी और राउंड होंगी, येलो होंगी और राउंड होंगी। ध्यान रखना इस चीज़ का। यानी इससे हम एक चीज़ को कंक्लूड कर सकते हैं कि जो पहली जनरेशन होती है उसमें रेसेसिव जो अलील है या रेसेसिव ट्रेट है वो खुद को एक्सप्रेस कर ही नहीं पाती है। ठीक, क्लियर है? यहाँ तक हमने क्या लिए थी, 2 ट्रेट, उसी पे बेस्ड है ये आपका थर्ड लॉ, जिसको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलते हैं। It stated that during gamete formation, alleles of 2 different genes get sorted into gametes. Alleles of 2 different gene. एक जीन है येलो सीड्स, एक जीन है सीड के कलर का और एक जीन है सीड के शेप का, और उस जीन के अलील्स हैं, alleles of 2 different gene. Now they will get sorted into gametes independently of one another. Independently यानी ये वाई आर के साथ जा सकता है, ये कैपिटल वाई स्मॉल आर के साथ जा सकता है, ये स्मॉल वाई कैपिटल आर के साथ जा सकता है, ये स्मॉल वाई स्मॉल आर के साथ जा सकता है, ये कैपिटल आर चाहे तो इसके साथ जा सकता है, ये इसके साथ जा सकता है, ये इसके साथ जा सकता है, ये इसके साथ जा सकता है, यानी कोई किसी के साथ भी जा सकता है जब 2 जीन के डिफरेंट अलील्स हैं, यानी कि जो कि हम डाई हाइब्रिड क्रॉस में पढ़ते हैं, तो दोनों जो सब हैं आपस में एक दूसरे के इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो सकते हैं। दिस इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, अब ये F1 जनरेशन के बाद हम क्या करवाते हैं, सेकंड जनरेशन में जाते हैं, F2 जनरेशन में तो सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन, तो जो अभी हमारे वो सब बने थे तो यहाँ पे उस तरीके से इनका क्या करवाया जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन। आप चाहें तो इसको एक बार देख सकते हैं कि किस तरीके से राउंड सीड बनेगी, रिंकल सीड बनेगी, येलो सीड बनेगी, ग्रीन सीड बनेगी, और चाहें तो आप रट्टा मार जिंदाबाद भी कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ऐसा कुछ वो नहीं है कि रट्टा ही मारना है, आप चाहें तो समझ भी सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो हमारा अभी पूरा मैंने आपको बना के दिखाया था उन्हीं को ही लिया है, यहाँ पर उन्हीं को सेलेक्ट किया गया और उनका क्रॉस करवाया गया। जब उनका क्रॉस करवाया गया सिंपल, तो आपको एक चीज़ देखनी है, क्या समझना है, पहले अगर हम फिनोटाइप की बात कर लें, फिनोटाइप की, तो फिनोटाइप कैसा है, डोमिनेंट 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 ठीक है, डोमिनेंट, ये तो डोमिनेंट नहीं है, डोमिनेंट डोमिनेंट डोमिनेंट, यानी कि येलो और राउंड सीड कितनी मिल रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 ऐसी हमें मिल रही हैं जो कि राउंड भी हैं और येलो भी हैं, यानी इसमें कोई रेसेसिव एलील है ही नहीं, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि रेसेसिव अलील बोलना तो सही नहीं रहेगा, ये बोलना सही रहेगा कि कोई किसी में जो रेसेसिव ट्रेट है वो एक्सप्रेस ही नहीं हुई है।
दोनों डोमिनेंट ट्रेट ही एक्सप्रेस हुई हैं। राउंड डोमिनेंट था, राउंड है, येलो डोमिनेंट था कलर में, तो वो एक्सप्रेस हुआ है। अब हम रेसेसिव की बात कर लेते हैं कि कितने जो रेसेसिव हैं। जैसे ये रिंकल्ड है, ये भी रिंकल्ड है और ये भी रिंकल्ड है, तो 3। ये तो हो गया शेप का रेसेसिव। शेप का रेसेसिव रिंकल्ड। कलर का रेसेसिव ग्रीन है, कलर का रेसेसिव ग्रीन है अगर आप देखोगे तो 1 2 3। सर ग्रीन तो वो भी है, हाँ तो उसको नहीं लिख रहा हूँ अभी, उसका कारण है, उसका कारण है, ग्रीन तो वो भी है। ये जो है आखिरी में जो बचा है ग्रीन और रिंकल्ड है, मतलब दोनों ही रेसेसिव हैं। तुम ध्यान समझो, ये जो 9 हैं इनमें दोनों ही डोमिनेंट हैं, कलर भी शेप भी। यहाँ पे कलर डोमिनेंट है और शेप रेसेसिव है, यहाँ शेप डोमिनेंट है, कलर रेसेसिव है। और ये ऐसा है एक जिसमें कलर भी रेसेसिव है, शेप भी रेसेसिव है, यानी कि 9:3:1 ये इसका जीनोटाइप हो जाएगा वैसे। ठीक है, क्या हो जाएगा? जीनोटाइप। यहाँ पे देखोगे ओके, 9:3:1। और अगर फिनोटाइप की बात करेंगे तो राउंड वही है कि राउंड एंड येलो कितनी देखने को मिल रही हैं? 9 है, राउंड एंड येलो 9 है। ठीक, देन अगर बात करेंगे रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड येलो 3 है, राउंड एंड ग्रीन, ठीक है, राउंड एंड ग्रीन 3 है, और रिंकल्ड एंड ग्रीन यहाँ पे 1 है। ठीक, डन। So in the first generation of the dihybrid cross, Mendel found that all the offspring showed both dominant traits with no sign of the recessive trait। नहीं, फर्स्ट जनरेशन में, फर्स्ट जन में डोमिनेंट वाला ही खुद को एक्सप्रेस करेगा, जो रेसेसिव है वो खुद को एक्सप्रेस कर ही नहीं पाएगा, चाहे वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस ले लो या डाईहाइब्रिड क्रॉस ले लो। When these first gen plants were self fertilized, the second gen showed new combination of trait, और वो कॉम्बिनेशन ये है। Mendel observed that 4 types of offspring, some showed both dominant traits, some showed both recessive trait, and some showed one dominant and one recessive। This resulted in 9:3:3:1। ये रेशियो बस ध्यान रहेगा आपको तो क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। 9:3:3:1 का मतलब है 9 ऐसे हैं जिनमें दोनों डोमिनेंट है, 3 है जिनमें एक डोमिनेंट एक रेसेसिव, और एक ऐसा है जिसमें कि दोनों रेसेसिव हैं। ठीक है, ये है हमारा पूरा जेनेटिक मेकअप, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। ओके, चलो तो अब आते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन पे। सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब ये होता है कि कैसे हमें पता चलेगा कि मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्रोमोसोम्स के बारे में समझना होगा, जिसके बारे में आप पहले ही बहुत जानते हैं कि हमारी बॉडी में कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, और पेयर में 2 चीज़ें होती हैं, मतलब टोटल ऑफ 46 क्रोमोसोम्स हुए, 46 क्रोमोसोम्स हुए, जिसमें कि 22 पेयर्स ऑटोजोमल होते हैं, जिनका सेक्स से कोई लेना देना नहीं होता, जिनका रिप्रोडक्शन में कोई इन्वॉल्वमेंट होता ही नहीं है, बाकी चीज़ों के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सिर्फ एक ही पेयर ऐसा होता है जो सेक्स में इन्वॉल्व है, रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, जिसको सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। ये सेक्स क्रोमोसोम मेल में होता है XY, जो कि मैंने डिजीज़ पढ़ाते वक्त आपको पढ़ाया था, बताया था, और फीमेल में होता है XX। ठीक, और मैंने इस तरीके से आपको बताया था कि X फीमेल कैरेक्टरिस्टिक देता है, Y मेल कैरेक्टरिस्टिक देता है। इसीलिए मेल्स में जो X है ये उनको कुछ फीमेल कैरेक्टरिस्टिक तो देता है, लेकिन Y क्योंकि डोमिनेंट होता है इसमें, लेकिन तो इसलिए वो X खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। लेकिन अगर एक X एक्स्ट्रा आ जाए, एक एक्स्ट्रा आ जाए तो Y किस किस पे डोमिनेट करेगा, तुम खुद सोचो। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल तो मेरे दिमाग में आ रहा है लेकिन मैं दे नहीं सकता हूँ, लेकिन तुम खुद समझ लो कि अब 2 आ गई हैं तो ये बेचारा कैसे डोमिनेट कर पाएगा। तो अब ये दोनों मिलके इस पर डोमिनेट कर लेंगे, यानी कि ऐसा मेल होगा, ये ऐसा मेल होगा जिसमें कि फीमेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक होंगी। ठीक है, आपने देखा है कुछ लोगों को, है ना, एग्जाम्पल्स आप भी भली भांति जानते ही हैं। तो ऐसे लोग क्या होते हैं कि होते मेल हैं लेकिन फीमेल जैसे एक्ट करते हैं, फीमेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। ठीक है, देन अगर बात करेंगे फीमेल्स की तो इनका ही डबल एक्स होता है, XX। ओके, डन। ठीक, अब अगर यही एक एक्स, इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज क्लाइनफिल्टर्स सिंड्रोम। और अगर एक एक्स मिसिंग हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, जरा कमेंट में बताइए। जहाँ पर वो फीमेल में, फीमेल तो है, फीमेल कैरेक्टरिस्टिक भी हैं, लेकिन फीमेल कैरेक्टरिस्टिक मिसिंग है या उतनी ज़्यादा ठीक से है नहीं, ओवरीज छोटी होंगी, ब्रेस्ट डेवलपमेंट उतना नहीं होगा, तो वो सब होता है यहाँ पे।
तो इसको बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम, जो कि सिर्फ हमें फीमेल्स में ही देखने को मिलता है, टर्नर सिंड्रोम। और क्लाइनफेल्टर्स किस में देखने को मिलता है? क्लाइनफेल्टर्स देखने को मिलता है सिर्फ और सिर्फ मेल्स में, ठीक है। तो अब होता क्या है कि ये मान लो ये पापा हैं, ये मम्मी हैं, ठीक, ये पापा हैं, ये मम्मी हैं, ओके। इसको तुम समझने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, मैं यहाँ पे आराम से तुम्हें समझाता हूँ, ठीक है, किस तरीके से लड़का होगा या लड़की होगी। देखो, ये मम्मी जी हैं, ये पापा जी हैं, ठीक है। अब तुम बताओ मुझे, मम्मी जी से कौन सा क्रोमोसोम आ सकता है, एक्स की वाई? कौन सा आ सकता है? एक्स ही आ सकता है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये पापा जी हैं, ठीक है। अब पापा जी या तो एक्स दे सकते हैं, बधाई हो, बिटिया हुई है, ठीक। मम्मी जी क्या दे सकती हैं? एक्स के अलावा कुछ दे ही नहीं सकती हैं भाई। और अगर पापा जी ने वाई दे दिया तो बधाई हो, बेटा हुआ है। एक और शब्द आ रहा था मेरे दिमाग में, लेकिन अब मैं, वही है, तुम लोगों की भावनाएं याद हो जाती हैं, इसलिए मुझे थोड़ा सोच समझ के बोलना होता है, ठीक है। तो एक्स वाई, ओके, एक्स वाई। तो एक्स एक्स फीमेल जन्म हुआ, क्योंकि एक्स एक्स किसका क्रोमोसोमल पेयर होता है? फीमेल का। एक्स वाई किसका क्रोमोसोमल पेयर होता है? मेल का। तो तुम मुझे बताओ, लड़का होगा या लड़की होगी, ये कौन डिसाइड करता है, फीमेल कि मेल? मेल। सो इफ यू आर टू ब्लेम समवन, आपने देखा है, ठीक है, अब धीरे धीरे कम हो गया, लेकिन राजस्थान, हरियाणा और भी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में क्यों सेक्स रेशियो हरियाणा में कम है, राजस्थान में आपको पता है, या फिर अदर पार्ट्स में भी इंडिया में क्यों सेक्स रेशियो है? क्योंकि सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन होते रहे, फीमेल नहीं चाहिए। और फीमेल का अगर जन्म हो जाता है तो आप लोगों को भी मालूम है, ठीक है। अब कहाँ होता है कहाँ नहीं होता इस पर तो मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन किसको ब्लेम किया जाता है? फीमेल को ब्लेम किया जाता है, हैं, इस बार भी बिटिया को जन्म दे दिया। ऐसे आपने देखा होगा, भले रियलिटी में नहीं, मूवीज़ में तो देखा होगा, मूवीज़ शो द रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी। लड़की को जन्म दे दिया। बेटा अगर तुमको किसी को बोलना ही है तो अपने सुपुत्र को बोल लो जाके, क्योंकि उन्होंने तो एक्स ही देना है क्रोमोसोम फीमेल को, ठीक है। वो तो तुम्हारे लड़के ने दिया होगा एक्स, तब वो फीमेल हुई है, एंड नथिंग रॉन्ग विद दैट। आई एम अगेन, वो मैं बोल रहा हूँ कि इफ़ यू आर टू ब्लेम समवन, इट इज़ द मेल नॉट द फीमेल, ठीक है। अगर ऐसी मानसिकता है भी किसी की अभी भी इस सोसाइटी में, किसी को लगता है, और ये गांव में ज़्यादा होता है विद, मतलब देखिए बिल्कुल ख़राब चीज़ है, ठीक है, एंड ऐसा नहीं है कि हर जगह होता है, लेकिन हाँ कहीं कहीं पे ज़्यादा देखने को मिलता है गांव जैसे क्षेत्रों में, जहाँ पर उतनी लिटरेसी नहीं है, और उनको ये लगता है कि उनके घर में लड़का जन्म ले लेगा तो उनके सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे, क्योंकि लड़का तो कमा ही लेगा, लड़का तो हमारी पुश्तें आगे बढ़ाएगा, पता नहीं पुश्तें आगे बढ़ाएगा तो इनका क्या फ़ायदा हो जाएगा, हैं। और ये नहीं देखते कि यार लड़के तो हम भी, हमने काव खाड़ लिया जीवन में, लेकिन ना ना, ये तो लड़का है, कल को कहीं लड़ाई वड़ाई हो जाएगी तो कहाँ आ जाएगा, क्यों? पुश्तें आगे बढ़ाएगा, खुद का खा के तो कमा ही लेगा। तो ये एक मानसिकता है जो इट इज़ नो मोर ट्रू इन टुडे सोसाइटी, ठीक है। तो खैर, अब आपको पता चला कि कैसे मेल होगा और कैसे फीमेल होगा, ओके। चलो भाई, तो आगे बढ़ते हैं अभी। अब आते हैं हम लोग स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे, यानी कि कंकाल तंत्र पढ़ेंगे, ठीक है। सर मेरी दीदी को बोलती उनकी सासू माँ, हाँ तो उनकी सासू माँ को ना ये दिखाइएगा कि जीजा जी को बोलिए, दीदी को नहीं। ये किस तरह स्ट्रॉन्ग करें क्या? लाइफ ऑफ मेल इज़ नॉट ईजी सर। व्हेन डिड आई सेड लाइफ ऑफ मेल इज़ नॉट ईजी, और फीमेल की लाइफ इट इज़ ईजी? फीमेल की लाइफ भी इज़ टफ है, मेल की भी, और मुझे फीमेल्स की ज़्यादा टफ लगती है पर्सनली अगर बताऊँ तो, ठीक है। और उसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, सो आई थिंक आई शुड नॉट रिपीट दैट। स्केलेटल सिस्टम पे आते हैं, ठीक है, और सबके अपने अपने लाइफ में स्ट्रगल्स होते हैं। एक्सियल और अपेंडिकुलर पे, पहली बात तो पूरा जो स्केलेटल सिस्टम है उसको हम दो पार्ट पे डिवाइड करते हैं। स्केलेटल सिस्टम होता क्या है? तो वो पूरी संरचना, वो पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर जो हमारी पूरी बॉडी को सपोर्ट कर रहा है। अगर सोचो बोन हो ही ना, सिर्फ खाल ही खा लो, तो क्या हम खड़े हो पाएंगे?
क्या हम चल पाएंगे, क्या हम बॉडी के मूवमेंट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जो वॉलेंट्री हम कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कैसी मसल्स हैं? स्केलेटल मसल्स हैं। पढ़ा है हमने पहले टिश्यूज़ चैप्टर में, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। स्मूथ और कार्डियक हमारे कंट्रोल में लेकिन नहीं है, लेकिन जो स्केलेटल हैं, जहाँ जहाँ हड्डियाँ हैं, वो हमारे कंट्रोल में है। लाइक मैं यहाँ पे आपको लिख पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे उंगलियों में हड्डियाँ हैं, तो हड्डियों को क्या है, मैं अपने हिसाब से मूव करवा सकता हूँ। सो दिस इज़ कॉल्ड एज स्केलेटल सिस्टम, विच इज़ पूरे बॉडी का फ्रेमवर्क, प्रोवाइडिंग सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड अलाउिंग फॉर मूवमेंट. It comprises bones, cartilage and ligaments and is divided into the axial and appendicular skeletons. ठीक है, तो इसमें एक्सियल स्केलेटन होता है और अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है। अब एक्सियल में क्या क्या आता है? एक्सियल में आता है आपका स्कल और पूरा वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि आपकी खोपड़ी और पूरा जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके आसपास की जो हड्डियां हैं वो सब आ जाएंगी, यानी कि केंद्र का हिस्सा है, सेंटर का। पेरीफेरी का जो आसपास का किनारे का है, ये तो हो गया आपका सेंटर का, ये तो ये एक्सियल हो गया जो यहाँ पे हमने देखा। साइड का जो है ना, पूरा हाथ पैर, ये सब आते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन में। ठीक है, यानी कि एक्सियल ये जैसे एक्सिस होती है, एक्सिस के अराउंड कोई चीज़ रोटेट करती है, जैसे कि हमारा अर्थ है एक एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है, तो वो एक्सिस सेंटर से पास होता है ना, सेंटर से। और कमेंट में बताओ कि अर्थ की एक्सिस कितना टिल्टेड है। याद करो, आज से कई मिलियंस बिलियन साल पहले की बात है, लगभग 4.5 बिलियन साल पहले की बात है, जब हम लोगों ने ज्योग्राफी स्टार्ट करी थी, तो हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से अर्थ जो है टिल्टेड है। सोचने वाली बात है ना। ज्योग्राफी से हम लोगों ने शुरू किया तो आज अंत की ओर हम आ गए हैं, है ना। ज्योग्राफी ख़त्म हो गया, हिस्ट्री ख़त्म हो गया, पॉलिटी ख़त्म हो गया, इकोनॉमिक्स ख़त्म हो गया, बायो भी आज ख़त्म हो गया। ठीक है, तो कितना सब हमने ख़त्म कर लिया है। सोचने वाली बात है ना। हर चीज़ का अंत होता है। तो एक्सियल और अपेंडिकुलर, तो एक्सियल आपको समझ में आ गया, खोपड़ी, स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जा जिसको बोलते हैं, और आसपास का पूरा ये हड्डी का जो स्ट्रक्चर है जो भी हम देखेंगे, और अपेंडिकुलर साइड का। ठीक है, तो 23.5 डिग्री टिल्टेड है हमारी जो अर्थ है अपनी एक्सिस से, और अपने ऑर्बिटल प्लेन से 66.5 डिग्री। नॉट टॉकिंग अबाउट, ठीक है, नॉट टॉकिंग अबाउट दी बोन्स इन ह्यूमन बॉडी। तो अडल्ट में 206 बोन्स होती हैं, बच्चों में 300 हड्डियाँ होती हैं। एक्सियल बोन्स टोटल 80 होती हैं, अपेंडिकुलर होती हैं कितनी, 126। यानी कि बच्चों में ज़्यादा बोन्स होती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बोन्स अभी फ्यूज़ नहीं हुई हैं, यानी कि जब अडल्ट होते 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 काफ़ी सारी हड्डियाँ आपस में मिल जाती हैं, जुड़ जाती हैं, और उसकी वजह से वो हड्डियाँ कम हो जाती हैं, 206 हो जाती हैं, जिसमें कि 80 एक्सियल हैं, यानी एक्सियल स्केलेटन की पार्ट 80 हड्डियाँ आएंगी, और टोटल 126 हड्डियाँ हैं आपकी अपेंडिकुलर में, यानी कि किनारे जो हाथ पैर में हैं। तो यानी टोटल हमारी शरीर में 206 हड्डियाँ हैं। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि 207 भी होती हैं, उस पर खैर हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आगे बढ़ते हैं एक्सियल स्केलेटन पे। ठीक है, अक्षीय कंकाल पे। ठीक है, अक्षीय कंकाल, एक्सियल स्केलेटन, यानी कि जो सेंटर का है, जिसमें कि एक तो स्कल आएगा, खोपड़ी वाला पूरा आएगा, खोपड़ी में चेहरा और खोपड़ी सब आएगा, कान आएगा, ये जो नीचे है ह्यूओइड बोन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ह्यूओइड बोन। ये पूरा हमारा आ गया वर्टिब्रल कॉलम, पूरा इधर का। ठीक है, यानी कि रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रल कॉलम का मतलब है रीढ़ की जो हड्डी हैं वो। और ये जो आपको दिख रही हैं इस तरीके से, जो आप फील भी कर सकते हैं, अगर आप अपने अभी चेस्ट में रीजन में हाथ लगाएंगे तो आपको फील हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं पूरा रिब केज। क्या बोलते हैं? रिब केज बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिब केज। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आते हैं हम खोपड़ी पे। ठीक, किस पे आएंगे? स्पाइन पे आते हैं, देन उसके बाद आगे की देखेंगे यहाँ पे हम। ओके, तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एटलस बोन है ऊपर, ये एक्सिस है, और स्पाइनल कॉर्ड है इसके नीचे से। खैर, इस पे आपको एकदम स्पेसिफिक, एटलस इज दी बोन दैट कनेक्ट दी स्कैल्प, यानी कि जो हमारी खोपड़ी है पूरी, टू दी स्पाइन दैट कनेक्ट दी हेड। तो हमारे हेड को और स्पाइन से कनेक्ट करने का काम करती है एटलस बोन। तो जब जो ये हमारी पीछे की हड्डियां हैं, ठीक है, जो पूरे आप स्पाइन बोल सकते हो, इसमें सबसे ऊपर वाला रीजन कहलाता है सर्वाइकल, जो गर्दन वाला क्षेत्र होता है, जिसको आप बोलते हो कि, है ना, जहाँ पर पेन हो जाता है तो आप बोलते हो कि सर्वाइकल में पेन हो गया, जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर C1 से लेके C7 तक है, यानी कि एक पहली हड्डी से लेके 7वीं हड्डी तक आपको देखने को मिलेगी, जिसमें जो पहली हड्डी है दैट इज़ योर एटलस, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा। फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा ही आपकी पहली हड्डी होगी। ठीक है, विच इज़ कॉल्ड एज एटलस बोन। और ऐसे 1 2 3 4 5 6 से लेके 7 तक आपको देखने को मिलेंगी सर्वाइकल। जैसे मुझे जो पेन है मिली वो C7, और जो नीचे का ये T1 T2 T3 है इसमें है। तो इसके बाद यानी सर्वाइकल के बाद आपका आता है थोरैसिक रीजन।
थोरैसिक में ये आपको दिख रहा है टोटल कितनी बोन्स हैं, 12 बोन्स हैं, T1 से लेके T12 तक टोटल नंबर ऑफ बोन्स 12 है यहाँ पे। देन इसके बाद आता है लंबार रीजन, जहाँ पे L1 से लेके L5 तक बोन्स आपको देखने को मिलेंगी। तो 7 हो गई सर्वाइकल, थोरैसिक हो गई 12, लंबर हो गई 5, कितनी हो गई 24, 7 5 12 12 24। ये सेक्रल है जो बच्चों में 1 से 5 तक होती हैं, बड़े होते 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 वो 1 बन जाती है, फ्यूज़ हो जाती है, ठीक है। कॉक्सियल ये 4 वर्टिब्रे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे बच्चों में धीरे धीरे फ्यूज़ होते होते अडल्ट तक 1 बोन बन जाती है, जिसको कि हम टेल बोन बोलते हैं। टेल बोन माना जाता है कि जब हम, है ना, बंदर थे, क्योंकि आपको पता है धीरे धीरे हम इवॉल्व हुए हैं होमोसेपियंस, तो तब ये एक टेल बोन रहा करती थी और यहाँ से टेल निकलती थी। वो टेल धीरे धीरे छोटे हो गए, ये एक बोन बन गई जिसको हम बोलते हैं कॉक्सियल या टेल बोन, जिसका कोई ऐसा काम नहीं है। अगर नहीं भी रहेगी तो ज़्यादा कोई ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ता है बॉडी में, लेकिन आपको ध्यान रखना है टोटल नंबर ऑफ कितनी हो जाएंगी यहाँ पे 26, क्योंकि 7 5 12 12 12 24, 1 5 25 और 1 26, ठीक है। याद ऐसे रख लो कि इतना तो थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि गर्दन वाला रीजन सर्वाइकल होता है, देन थोरैसिक आता है, देन लंबर आता है। तो 7 5 कितने हो गए 12, इस तरीके से याद कर लो, अपने आप याद हो गया। 24 हो गई, 1 सेक्रल और 1 कॉक्सियल, ठीक है। तो टोटल 26 हो गई आपकी स्पाइनल कॉर्ड में। अब आते हैं आगे। आगे जो पूरा रिब केज है, ये क्या करता है, पूरा रिब केज ये प्रोटेक्ट करता है हमारे लंग्स को, ये प्रोटेक्ट करता है हमारे हार्ट्स को, ये प्रोटेक्ट करता है किसको, हमारे लंग्स को और हमारे हार्ट्स को। तो अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये पूरा रिब केज है। रिब केज में टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12, ये आपकी जो 11 12 हैं ये फ्लोटिंग रिब्स कहलाती हैं, तैर रही हैं, क्योंकि ये इस सेंट्रल बोन से, इस सेंट्रल जिसको बोलते हैं स्टर्नम, छाती की एकदम बीच की होती है, अभी तुम टच कर सकते हो, फ्लैट सी समझ में आएगी, अभी टच करके फील करो, इसको बोलते हैं स्टर्नम, सेंट्रल पार्ट ऑफ द चेस्ट, इट इज़ कनेक्टेड टू रिब्स वाया कार्टिलेज। तो ये देखो ये कनेक्टेड है वाया ये कार्टिलेज, जो ये पीला पीला कलर का दिख रहा है ये कार्टिलेज है। कार्टिलेज तुमको पता है क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, ये बोन के इतना हार्ड भी नहीं और स्किन के जितना सॉफ्ट भी नहीं, तो ये कार्टिलेज के थ्रू कनेक्टेड है स्टर्नम से, ये सब कनेक्टेड है। लेकिन आखिरी की जो 2 हैं इनको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स, क्योंकि ये कनेक्टेड नहीं है, फ्लोटिंग रिब्स कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो 7 तक ही डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, उसके बाद 8वीं और 9वीं ये 7 से कनेक्टेड हैं और तब बाद में से कनेक्टेड हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक। ये टोटल हमने कितनी देख ली, वहाँ पे 26 थी, 12 इधर हो गई, 12 इधर हो गई, कितनी हो गई 24, बीच में एक स्टर्नम हो गई 25, ठीक है, बीच में एक हो गई 25। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो टोटल 25 ये हो गई और वहाँ पर कितनी थी 26, तो कितनी हो गई 31, ठीक। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़े चलो। अगर यहाँ पे थोड़ा सा और डेप्थ में जाता है तो वही पूछेगा कि ये फ्लोटिंग रिब्स कितनी होती हैं, ट्रू रिब्स कौन सी होती हैं और फॉल्स रिब कौन सी होती हैं। तो जो डायरेक्टली कनेक्टेड है 1 2 3 4 5 6 7 तक मैंने बोला डायरेक्टली कनेक्टेड है स्टर्नम से, तो इनको ट्रू रिब्स बोलते हैं, ट्रू रिब्स हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ट्रू रिब्स बोलते हैं जो रिब नंबर 1 से लेके 7 तक जो इस स्टर्नम से कनेक्टेड हैं। जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है बल्कि 7वें नंबर के थ्रू कनेक्टेड हैं तो उनको बोल देते हैं फॉल्स रिब्स। फॉल्स रिब्स कौन सी हैं, 8 से लेकर 10 तक, और जो फ्लोटिंग रिब्स हैं वो 11 और 12 हैं, ठीक है, डन, राइट। अब आखिरी पे आते हैं हमारा स्कल पे, खोपड़ी पे, जिसमें आगे की ओर फेस में मुंह में 14 हैं और खोपड़ी में 8 हैं। वैसे खोपड़ी वाले पहले भी हम देख चुके हैं खोपड़ी वाले चैप्टर में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक्चुअली में इस टॉपिक का है ये, ठीक है, मतलब इस पर्टिकुलर टॉपिक का ये पॉइंट है, मतलब इस चैप्टर का ये टॉपिक है, तो यहाँ पर आपको इसको याद रखना है। देखो फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ये लोब्स होती हैं ब्रेन की, जो हमने ब्रेन चैप्टर में पढ़ा था। फ्रंटल लोब है, मेमोरी वगैरह का रिस्पॉन्सिबल है, ये रीजनिंग एंड प्रोसेसिंग के लिए, मेनली प्रोसेसिंग के लिए, ये सुनने के लिए, ये देखने के लिए। तो ये तो 4 लोब्स हो गई, जिसमें कि टोटल कितनी बोन हो गई, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल यानी आगे और पीछे की 1 1 और बीच और साइड की पैराइटल 2 और टेम्पोरल 2, तो कितनी हो गई 2 2 4 और 2 6। 7वीं स्फेनॉइड और 8वीं एथमॉइड, कितनी हो गई 8। तो 8 क्रेनियल बोन्स हो गई, 8 कितनी हो गई क्रेनियल बोन्स हो गई, यानी कि हमारे
स्कल की बोल सकते हैं, ठीक है, और 14 फेशियल हो जाएंगी, ठीक है। कपाल में 8 हो जाएंगी और चेहरे में 14 हैं। नेजल में, नाक में 2, लैक्रिमल जो आँख होती है उसको लैक्रिमल बोलते हैं, लैक्रिमल ग्लैंड होते हैं जहाँ से आंसू निकलते हैं, लैक्रिमल ग्लैंड होते हैं वो, ठीक है। इन्फीरियर नेजल कॉन्का 2, मैक्सिला 2, मैंडिबल 1, वोमर 1, जाइगोमैटिक 2 जो गाल में होती है। गाल में अगर आप देखोगे ना, गाल में हाथ लगाओ और हल्का सा ऊपर की तरफ लेके जाओ तो यहाँ पर आपको फील होगा जाइगोमैटिक, और ये होगी आपके नाक के पास पैलेटीन, ठीक, पैलेटीन। इनमें से सिर्फ एक ही बोन मूवेबल है, इन 14 में नहीं बल्कि इन पूरी 22 में भी मैं कंसिडर करता हूँ सिर्फ एक ही बोन मूवेबल है अपने आप में, जिसको मूव कर सकते हो। वो बोन का नाम बता सकते हो, तुम गेस कर सकते हो, वो इन 14 में से है, इन 14 में से कोई एक है वो, कोई गेस जिसको उसकी सिर्फ मूव कर सकते हैं। मैं एक हिंट दे सकता हूँ आपको, एक हिंट दे सकता हूँ, वो हिंट ये है कि इट इज़ ऑल्सो द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन। आप बताइए। दिस इज़ योर मैंडिबल, बिल्कुल सही है काफ़ी सभी लोगों ने। मैंडिबल, ये जो यू शेप की है, जो हमारे जबड़े की बोन है, यू शेप्ड बोन है, सिर्फ इसी को ही हम आगे पीछे मूव कर सकते हैं। ऊपर जबड़ा मूव कर सकते हो नहीं कर सकते, और कोई बोन नहीं मूव कर सकते हो, सिर्फ मैंडिबल ही है जो जॉ का बोन है, ठीक। टोटल कितनी हो गई आपकी ये 22, तो वहाँ पर कितनी हो गई थी 31, यहाँ कितनी हो गई 22, ठीक है। आप देख लो ना, यहाँ पर टोटल कितनी है 25, वो कितनी हो गई थी 26, तो 26 और 25 31, और ये कितनी हो गई 53, टोटल थी कितनी 80। अभी आगे कान की भी तो हैं, कान की भी तो हैं, तो यहाँ पे अगर आप आएंगे तो टोटल 6 बोन्स हैं कान में आपकी, टोटल 6 बोन्स हैं आपके कान में आपको जो देखने को मिलेंगी। मैलियस, इनकस और स्टेपीज, कौन कौन सी बोन्स हैं यहाँ पे आप देखिए, मैलियस है, इनकस है और स्टेपीज है। ये जो मैलियस और इनकस और जो स्टेपीज हैं, ठीक, ये आप मान के चलिए कि सबसे छोटी बोन्स होती हैं हमारे पूरे ह्यूमन बॉडी में, तीनों मैलियस, इनकस, स्टेपीज। उसमें से जो सबसे छोटी है स्टेपीज, जो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलती है, सबसे छोटी तो यही है, ठीक। और एक हो जाएगी एकदम ये नीचे, एकदम ठोड़ी में, इसको बोलते हैं ह्यूऑइड बोन। क्या बोलते हैं इसको? ह्यूऑइड बोन बोलते हैं। समझ में आई चीज़ ये आपको कि नहीं आई? तो 22 हो गई खोपड़ी में, मतलब क्रेनियल बोल सकते, स्कल में जिसमें 8 क्रेनियल 14 फेसियल, ठीक, पूरा वो देखा अभी हमने। 6 कान में, एक आपकी हो गई है ह्यूऑइड बोन हो गई, ठीक है, एक आपकी ह्यूऑइड बोन हो गई। 26 आपकी वर्टिब्रल कॉलम में थी और 25 आपके थोरैसिक रीजन में थी। तो 5 6 11 1 12 6 18 2 20, हासिल लगा 2 2 2 4 2 6 2 8, हासिल लगा कुछ नहीं, 80 बोन्स हो गई, ठीक, एक्सियल की। अब आते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन की। अपेंडिकुलर का मतलब है जो साइड का है, यानी कि सेंट्रल का तो हमने देख लिया था एक्सियल में, खोपड़ी और हमारा ये वर्टिब्रल कॉलम वगैरह आ रहा था, ठीक है। अपेंडिकुलर में अगर बात करेंगे तो अपेंडिकुलर में आपकी साइड की आएंगी, ठीक है। अपेंडिकुलर में आपका पूरा साइड का पार्ट आएगा, जिसको हम बोलते हैं उपांगीय कंकाल, उपांगीय कंकाल बोलते हैं इसको। तो उपांगीय कंकाल में कहाँ से शुरू किया जाए वो हम देख लेते हैं। हम पहले हाथ से शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करते हैं? हाथ से। हाथ में हम यहाँ पे जो हमारा ये होता है क्या बोलते हैं, कंधा से आगे आओ बाइसेप की ओर, बाइसेप। तो बाइसेप में अभी पकड़ो बाइसेप को, कितनी हड्डियाँ लग रही तुमको, कितनी लग रही जल्दी बताओ, कितनी समझ में आ रही? एक हड्डी है ना, ठीक है, एक ही हड्डी तो है। एक हड्डी के ऊपर वाला पार्ट बाइसेप और उसके नीचे ट्राइसेप। ट्राइसेप कॉन्स्टिट्यूट्स द 2/3 पार्ट ऑफ आवर एंटायर आर्म, जो पूरा होता है उसका, ठीक। खैर, तो वो ह्यूमरस बोन है एक्चुअल में। आगे आओ, आगे, उसके आगे अभी देख लिया ना वो बाइसेप ट्राइसेप, उसके आगे आओ, ये जो 4 आर्म वाला रीजन होता है, इसमें कितनी, दबाओ इसको, कितनी कितनी नज़र आ रही हैं? देखो 2 हैं वो बेटा, 2 हैं, ऐसे दबाओ, ऐसे दिख रहा है, मेरा हाथ दिख रहा है तुमको? ठीक है, तो 2 हैं यहाँ पे, रेडियस और अल्ना। कौन कौन सी है? रेडियस और अल्ना। याद कैसे रखेंगे कौन सी रेडियस कौन सी अल्ना? अंगूठे वाली रेडियस है। तुम ऐसे काम करो बेटा, एक काम करो, हाथ की उंगलियां सब मिला लो और अंगूठे को उठाओ। अब तुम देखो, अब तुम अपने हाथ को देखो, अपने हाथ को सामने लाओ, अपने इसके चेहरे के सामने, ठीक, हाथ को सामने लाए, ठीक है। और अब ठीक है,
और जो पाम है यानी कि आपका जो हथेली है उसको कोशिश करो कि अब तुम्हारी ओर फेस कर रही हो, और अपने अंगूठों को उठाओ। अभी कैसा शेप बना, आर शेप बना? अरे भाई आर शेप बना कि नहीं? आर आर की तरह ऐसे बना होगा, जैसे तुम्हारे हाथ होंगे ऐसे, और ये अंगूठा होगा तो अंगूठे को उठाया होगा तो ऐसे बना होगा। तो ये आर शेप बना कि नहीं? ऐसे आर ऐसे ही तो बनाते हैं, आर ऐसे ही तो बनाते हैं। तो बस ये वाली जो बोन होती है ये अंगूठे वाली, उसको रेडियस बोलते हैं, आर से रेडियस, और दूसरी वाली अल्ना। कितनी हो गई? अस्थियों में 3 हो गई, ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना। अब आ जाओ उसके आगे जहाँ घड़ी पहनते हैं, घड़ी, घड़ी वाला क्षेत्र, और उसके आगे पूरा जो पंजा है वो हैंड में कितनी है? हैंड में, हाथ में 27 है। कैसे? कार्पल है, मेटाकार्पल है और फेलेंजेस है। कार्पल यहाँ पे जहाँ पे हम ये रिस्ट वगैरह जो वाला एरिया ना, रिस्ट जो जहाँ पे वॉच पहनते हैं, 8 हैं टोटल। ये 8 के नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, लिखे हुए हैं, लेकिन याद तुमको करना है, मुझे थोड़ी ना करना है। मैं बोलने को तो बोल सकता हूँ, याद कर लो, ठीक है। कार्पल्स लेकिन पूछेगा नहीं आपसे, 8, ठीक है। मेटाकार्पल 1 2 3 4 5, 5 हो गई। फिलेंजेस आपकी 14 हैं। कैसे 14 हैं? जो 4 उंगलियां हैं उनमें, अब 4 उंगलियों में देखो तुम 3 हिस्से दिखेंगे, तुम टच कर करके देखो, ऐसे बात बनेगी नहीं, मैं बता रहा हूँ। टच कर करके देखो, अभी आओ ये उंगलियों पे, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, अंगूठे में 1 2, बस अंगूठे में 1 2, उंगलियों में 1 2 3, 1 2 3 फील कर सकते हो तुम अभी, ठीक है। तो कितनी हो गई? 4 3 12 तो 14, इनको जोड़ोगे 27 आएंगी, ठीक। तो 27 + 3, एक हाथ में तो दूसरे हाथ में क्या हुई? 60 हुई। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ऋतिक रोशन कैन बी एन एक्सेप्शन, बट ठीक है, ओके। एक्सेप्शंस हो सकते हैं लेकिन उस पर नहीं जाना हमें। 60 होती हैं, जैसे एक हाथ में 30 है, दूसरे में 30 होंगी, 60 हो गई, ठीक। तो 60 हो गई। अब लेग्स पे आते हैं। लेग्स की कहानी भी सेम है कि जैसे वहाँ पे रेडियस अल्ना और ह्यूमरस थी, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, वैसे ह्यूमरस की जगह फीमर है, जो पूरे बॉडी की सबसे लंबी बोन होती है, फीमर। लॉन्गेस्ट बोन थाई, जो जांग में है ना, जांग, जांग में अगर आप देखो तो एक ही हड्डी है, फीमर, तो सबसे लंबी है, और इसको स्ट्रॉन्गेस्ट भी बोलते हैं। अगर स्ट्रॉन्गेस्ट में जॉ बोन नहीं होगी तो आपका फीमर होगा ऑप्शन में। देन जैसे वहाँ पर रेडियस अल्ना था, वैसे यहाँ फीबुला और टिबुला है, फीबुला और टिबुला। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो कटोरी भी होती है, उस कटोरी को बोलते हैं क्या? पटेला, ठीक है। तो पटेला क्या होता है? जो ये आपको देखने को मिलेगा, टखना बोलते हैं। अब मुझे नहीं पता आपके यहाँ क्या बोलते हैं, ठीक है, लेकिन टखना बोलते हैं हमारे यहाँ पे। तो टखना, पटेला जो होता है, ये क्या करता है? हमारे लेग्स को मूवमेंट में हेल्प करता है। लेकिन अब अभी अपने हाथ में देखोगे तो यहाँ कोई टखना टाइप नहीं है, कोहनी बोल देते हैं, लेकिन वो कोहनी में कुछ ऐसा बोन नहीं है, वो अलग से, कुछ अलग से बोन नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप फील करोगे कि ठीक है, टखना है, जिसको क्या बोलते हैं? पटेला बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे तो टोटल 3 थी, घुटना बोलते हैं, अच्छा, घुटना, हाँ घुटना ही। तो वहाँ पे तो टोटल 3 थी, लेकिन यहाँ कितनी हो गई? 4 हो गई। लेकिन तुम्हें मैं मज़े की बात बताऊँ? हाँ हाँ सर, बताइए बताइए। बेटा मज़े की बात ये है कि जिस तरीके से हमारे एक पैर में 30 हड्डियाँ होती हैं, और सॉरी एक हाथ में, उसी तरीके से एक पैर में भी 30 हड्डियाँ होती हैं। अब तुम सोच सकते हो कि अगर एक यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गई, 4 हो गई, तो यानी यहाँ पे एक कम होगी, बिल्कुल। अब वो कौन सी कम है वो बताते हैं आपको, ठीक। जैसे वहाँ पे कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजेस, वैसे यहाँ पे टार्सल, ये बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। ये टार्सल है पूरा, जैसे वहाँ कार्पल तो यहाँ टार्सल, वहाँ मेटाकार्पल तो यहाँ मेटाटार्सल, और वहाँ पे फेलेंजेस तो यहाँ भी फेलेंजेस। कितने थे वहाँ पे? कार्पल 8, यहाँ कितने? 7। मतलब खेल यहीं पे हुआ है, खेल यहीं पे हुआ है। यहाँ पे एक हड्डी कम हो जाएगी। जैसे यहाँ पे कितनी हड्डी थी? 7 हड्डी थी, सॉरी हाँ 8 हड्डी थी, 8। यहाँ पे कितनी हो जाएंगी? 7। तो एक यहाँ पे कम हो जाएगी, बाकी आगे बढ़ोगे 5, और आगे बढ़ोगे 14, यानी कि चारों उंगलियों में 3-3 हिस्से होंगे, यानी 4 उंगलियों के 3-3 हिस्से 12 हो गए, और अंगूठे वाली जो उंगली होती है उसमें सिर्फ 2 हड्डियाँ होती हैं, तो 14 हो गई। तो ये 26 हो गई। तो 26 + 4 30, एक में 30, दूसरे में भी 30, 60 हो गई, ठीक, 60 हो गई। क्लियर है? भैया तो यहाँ यहीं पे डबल करके कर लो 60,
या तो एक में गिन लो और उसका कर दो 60। 60 ये हो गई, 60 ये हो गई, कितनी हो गई 120। अपेंडिकुलर में टोटल थी कितनी 126। एक्सियल में 80 थी, अपेंडिकुलर में 126, 120 हो गई, बची कितनी 6। कौन सी 6 है? आ जाओ गर्दन में। कैल्विकल है ये, एक कैल्विकल इधर, एक कैल्विकल इधर, जिसको कॉलर बोन बोलते हैं। बहुत वीक होती है, पकड़ के इसको तुरंत हटाया भी जा सकता है, इतनी मतलब वो होती है वीक। कॉलर बोन बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज ब्यूटी बोन। लड़कियां बहुत दिखाती हैं, ऐसा मैंने सुना है, बाकी मैंने देखा वेखा तो नहीं है कभी, झूठ क्यों बोलूँ। स्कैपुला, ठीक है, स्कैपुला की अगर बात करेंगे तो ये पीछे वाले एरिया में होता है, ठीक है। स्कैपुला जो होता है, ये जो पीछे, कैसे मैं दिखाऊं यार, दिख रहा है? मैं, मेरा हाथ तुम्हें दिख रहा है? पीछे की ओर लगाओ अपना हाथ, पीछे की ओर, हाथ को पीछे की ओर लगाओ, ये जहाँ से हाथ ये पूरा वो होता है, जहाँ हाथ घूमता है। कंधे, कंधा है, कंधे से नीचे, कंधे से नीचे से बड़े बड़े से दिखेंगे तुमको, ये और ये, ठीक है। तो 2 स्कैपुला हो गए 4, और हिप हो गई 5 और 6, ठीक है। तो टोटल 6 हो गई। इनको बोलते हैं कैल्विकल कॉलर में, ठीक है। और स्कैपुला 2 होते हैं, और पेल्विस आपका जो पेल्विस होता है, पेल्विस जो हमारी लोअर बॉडी को या फिर अपर बॉडी को पूरा उसने कंट्रोल करके रखा है, और इसके नीचे से लोअर बॉडी शुरू होती है, भी टोटल 2 है, ठीक है। ऑल राइट। सर अगर थॉर गया ना देन जो दर्द होता है ना सर, मतलब चलो भाई, सब बोलते गले की हड्डी दिख रही, खाया करो कुछ। अच्छा, गले की हड्डी दिख रही है, हाँ तो यही हड्डी होती है जिससे कि किसी को तुरंत जज किया जाता है, क्या ना, कि थोड़ा खाया पिया करो कुछ यार, हैं पतले हो गए हो, थोड़ा ज़्यादा खा लो, अरे थोड़ा आराम से खाया करो यार, मोटे हो गए हो। आदमी को दिक्कत हमेशा रहेगी, ठीक है, अपने हिसाब से चला करो। थोड़े पतले हो गए, थोड़ा खाया पिया करो, थोड़ा ज़्यादा खा लिया, अरे थोड़ा कम खाया करो, मतलब इनके हिसाब से सब होना चाहिए। ज़्यादा बोल दिया, ज़्यादा बोल लो, कम बोल, अरे थोड़ा बोला करो कुछ, ऐसे शांति से बैठे रहते हो कुछ, बहुत उनके हिसाब से सब करो, उनके हिसाब से खाओ पियो बोलो, अपना शरीर रखो, तो तुम हो क्या, एक वेल फिटेड पर्सन। एंड ऑलवेज रिमेंबर माई सन, ठीक है, कि जो हर किसी को खुश करने में लगा हुआ है ना, हर किसी को फिट करने में लगा हुआ है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे सीजल मेंस हुआ, ठीक है, मेरे पढ़ाई में से है, मेरे पढ़ाई से है, मेरे पढ़ाई में से है, ठीक है। पिछली बार क्या था, पिछली बार जब हुआ था तो मैंने एग्ज़ाम के बाद दिखाया था कि देखो किस तरीके से पेपर को सॉल्व कर सकते थे, जो हमने नेटो लगाया था वो किस तरीके से यूज़ हो सकता था। एंड कमेंट्स में लाइक, हाँ यहाँ तो बड़ा आसान है, लगा देना ये वो, ठीक है। तो इस बार मैंने क्या सोचा था, पहले मैंने बता दिया था कि मैं कुछ करवाऊंगा ही नहीं, ठीक है, पेपर का सोल्यूशन करवा दूंगा, बताऊंगा ही नहीं यहाँ से आया वहाँ से आया, इसको ऐसे किया जा सकता था, बताऊंगा ही नहीं। नहीं बताया, लगता है इनका आया नहीं इसलिए नहीं बताया। बता दो किस तरीके से, अब यहाँ बैठ के तो बड़ा आसान है बताना, ठीक है, चिल्ला रहे हैं, अरे पढ़ाओगे तो आएगा ही, अगर इतना पढ़ा रहे हो तो आएगा ही, तो भाई मैं करूँ क्या, मैं बताऊँ या ना बताऊँ, बड़ी मुश्किल है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, बहुत मतलब पुराना इंसिडेंस है, जब मैं छोटा ही था क्रिकेट खेलता था, ठीक है, एक बहुत आसान सा कैच आया, ठीक है, मैंने उसको पकड़ लिया, ठीक, एक दूसरा कैच आया, दूसरे फील्डर के पास गया, वो बहुत टफ कैच था, उसने ही पकड़ लिया। पीपल आर लाइक, इसने क्या कैच, इनका तो आसान था, बड़े है, इनका तो ऐसा ही था। तो भाई क्या मुझे करना चाहिए था, मुझे उस कैच को छोड़ देना चाहिए था, आसान था तो, नहीं मुझे करना क्या चाहिए था। तो वह वही वाली चीज़ है, दिखाओ तो दिक्कत, ना दिखाओ तो दिक्कत। तो इस समाज को ना आप कभी खुश नहीं कर सकते हैं, हर चीज़ में दिक्कत है। तो क्या कर सकते हैं, आराम से इनहेल और डीप एक्सहेल लेंगे, इससे जीवन के सारे दुख निकल जाते हैं, और जीवन जो है आनंदमयी बन जाता है, और इसके थ्रू जीवन के रथ को आगे बढ़ाते रहें, क्योंकि ये जीवन का रथ कब खड्डे में गिर जाए, कब अंत हो जाए, कुछ पता नहीं। इसलिए जब तक चल रहा है तब तक चलाते रहें आसानी से, ठीक है, अपने हिसाब से चलो, लोड लेने वाली बात है नहीं, है ना। सर कोल म्यूटिनी बता दें, कोल म्यूटिनी का यहाँ क्या, संन्यास लेना चाहिए था।
चलो, तो अब आते हैं जॉइंट्स पे। 2 मिनट का टॉपिक है सिर्फ, ठीक है। तो सिनोवियल जॉइंट होते हैं, दीज जॉइंट्स हैव अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी बिटवीन दी बोन्स अलाउइंग फॉर अ वाइड रेंज ऑफ मोशन, जैसे कि नी, एल्बो एंड शोल्डर्स। नी में आप देखोगे यानी कि जो टखना घुटना वाला एरिया है, एल्बो यानी कि आपका कोहनी, एंड शोल्डर जो वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट को फैसिलिटेट करते हैं, वहाँ पे सिनोवियल एक फ्लूइड भरा होता है जिसको हम बोलते हैं सिनोवियल जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट्स, दीज जॉइंट्स कनेक्ट बोन्स विद डेंस कनेक्टिव टिश्यूज अलाउइंग फॉर लिटिल और नो मूवमेंट, या तो बिल्कुल मूवमेंट नहीं होगा या बहुत कम मूवमेंट होगा। स्ट्रक्चर्स इन द स्कल एंड द कनेक्शन बिटवीन द टीथ एंड द जॉ बोन। Cartilaginous joint. In these joints, bones are connected by cartilage, allowing for slight movement. Joints between vertebrae and connection between ribs and sternum. ये कार्टिलेजिनस है, जिस तरीके से हमने देखा था ये रिब की 12 बोन्स हैं, स्टर्नम के थ्रू, कार्टिलेज के थ्रू कनेक्टेड हैं। किसके थ्रू? कार्टिलेज के थ्रू कनेक्टेड हैं। तो ये ध्यान रखना है, 12 इधर 12 इधर, एक ये 25, ठीक है। जिसमें ट्रू रिब्स हैं 7 तक, 8 9 10 आपकी फॉल्स रिब है और 11 12 फ्लोटिंग रिब्स हैं, क्योंकि वो कनेक्टेड ही नहीं है स्टर्नम से, ठीक है। तो सिनोवियल जॉइंट कहाँ कहाँ पे हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। सिनोवियल जॉइंट जिनको कि मूव करना काफ़ी आसान है। इस सिनोवियल जॉइंट को भी कई पार्टों में डिवाइड किया गया है, जैसे आप देख सकते हैं। सबसे जो ज़्यादा मूवमेंट आपको देखने को मिलता है बॉल एंड सॉकेट, जो पूरा 360 डिग्री मूव कर सकता है। जैसे आप अपने हाथ को 360 डिग्री घुमा सकते हैं बॉल एंड सॉकेट में। हिंज होता है, जैसे हमारे डोर में हमारे जो दरवाजे होते हैं उनमें हिंजेस लगे होते हैं, तो दरवाज़ा 180 डिग्री खुलता है, 360 डिग्री नहीं। तो जो हमारी हाथ है, हाथ यानी कि जो कोहनी है, कोहनी बस स्ट्रेट ही तो हो सकता है, हाथ स्ट्रेट तो हो ही सकता है, और पीछे की ओर तो जा नहीं सकता है। जैसे तुम्हारा ये हाथ ऐसे, तो इस हाथ को ऐसे ही तो कर सकते हो, ऐसे तो कर नहीं सकते हो पूरा, ठीक है। तो यानी 180 डिग्री मूव करता है, तो वहाँ हिंज जॉइंट है, ठीक है। क्लियर है चीज़? ओके। पिवट क्या है? पिवट का मतलब है हल्का हल्का मूव कर सकता है, मतलब मूव कर सकता है 360 डिग्री, लेकिन उसमें थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है। जैसे उल्लू की तरह हमारा पूरा 360 नहीं घूम सकता है, ठीक है, उसमें लिमिटेशन है, लेकिन ये पूरा 360 घूमता है, ठीक है। देन ये ग्लाइड, यहाँ पे ग्लाइडिंग आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा ग्लाइड लाइक, जैसे नहीं, जैसे ये आपका, जैसे आपने वो उसमें देखा होगा भरतनाट्यम वगैरह में, इस तरीके से खोपड़ी करी जाती है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। जैसे कि अगर किसी ने कभी नेक मोबिलिटी एक्सरसाइज करी हो या यूट्यूब पे देखा हो, तो एक एक्सरसाइज ये भी बताई जाती है कि अपने जो गर्दन है, खोपड़ी है, उसको लेफ्ट राइट ऐसे करो, ऐसे लेफ्ट राइट, जैसे नहीं क्लासिकल डांस में होता है। तो वो ये ग्लाइडिंग है, वो ग्लाइड कर लेती है वहाँ पर, ठीक है। अंगूठे वगैरह में जिसमें रेंज ऑफ मोशन होता है, लेकिन उतना नहीं, सैडल होता है यहाँ पर, ठीक है, सैडल। ओके, तो ये टाइप्स हैं सिनोवियल जॉइंट्स के। आखिरी टॉपिक है, बस 2 मिनट का ये भी, एंड दिस इज डिफरेंस बिटवीन होमोलॉगस एंड एनालॉगस ऑर्गन्स। समजात और समरूप अंग। समजात से पता नहीं क्यों वो याद आ जाता है, आंख दिखाता है, खैर। तो होमोलॉगस की अगर बात करेंगे तो दे आर ऑर्गन्स दैट हैव सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शंस दैट आर इनहेरिटेड फ्रॉम एन कॉमन एंसेस्टर्स। एनालॉगस ऑर्गन, दीज आर ऑर्गन्स डिफरेंट स्पीशीज दैट हैव डिफरेंट एटॉमिकल स्ट्रक्चर। लग रहा होगा कितनी भयंकर चीज़ है, नहीं? एकदम हलवा चीज़ है। दिखते एक जैसे हैं, काम अलग है। दिखते अलग हैं लेकिन काम एक है, खत्म। जैसे ये है आम जिंदगी नहीं, ये है पंजा, ये है पंजा, ये है चिड़िया का, ये है चमगादड़ का, नहीं, ठीक है। ये है इंसानी पंजा, मुझे जैसा लग रहा है देख के, और ये है चिड़िया का पंजा। अब इंसानी पंजा और चिड़िया का पंजा है, ये क्या है? क्या है ये? सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है। इनका पंजा अगर आप देखोगे तो ये होमोलॉगस हैं। एनालॉगस में आते हैं, जैसे कि चिड़िया हो गई, ठीक है, और चमगादड़ हो गया। चिड़िया और चमगादड़ का जो पंजा है वो अलग अलग दिखता है, लेकिन काम एक ही है, और काम क्या है? काम है उड़ने का, काम है उड़ने का। होमोलॉगस ऑर्गन्स में जैसे कि चिड़िया का और इंसानों का, ये चिड़िया का है, ये इंसानों का है, ठीक है। ये थोड़ा सा जूम कम है तो इसलिए अलग सा लग रहा है, लेकिन ठीक है, ये ह्यूमंस का। अब इंसानी पंजा तो बहुत कामों में इस्तेमाल होता है, लिखने के, खाने के, हैं।
आगे कुछ और बोलना चाह रहा था लेकिन अब ठीक है, छोड़ो। बर्ड किसके काम में लाती है इसको? वो उड़ने के काम में लाती है, ठीक है, उड़ने के काम में लाती है इसको। एनालॉगस ऑर्गन्स की अगर हम बात करेंगे तो चिड़िया हो जाए चमगादड़, दोनों उड़ने के काम में लाते हैं, लेकिन दिखते अलग अलग हैं उनके ऑर्गन्स, ठीक है। खत्म हो गया? नहीं, हंसो तो जरा, स्माइल करो। कर दिया स्माइल। अब थोड़ा दांतों के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम वाले चैप्टर में हमने इसको पढ़ा नहीं था, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, बस आखिरी टॉपिक है आज की क्लास का और पूरी बायोलॉजी का, ठीक है। हाँ चलो शुरू करें। हाँ, किसी को पीटने के भी काम आता है। चलो तो अरे भाई, मतलब बोलना मैं ये नहीं चाह रहा था कि किसके कपड़े धोने के, ठीक है, कपड़े धोने के। तो वो है। हाथ काम आता है कहाँ पे? हाथ काम आता है डंबल्स को उठाने में। तो वो मैं बोलना इसलिए नहीं चाह रहा हूँ ताकि तुम लोग ज़्यादा मोटिवेट ना हो जाओ और कहीं फिर ज़्यादा तुम लोग ऐसे ज़्यादा बॉडी मत बना लो, ताकि अगर मैं तुम लोगों से मिलूँ तो ऐसा मुझे ना हो गया भाई तुम्हारी बॉडी ज़्यादा बनी हुई मेरी कम। तो बस ये मैं बोलना नहीं चाह रहा था। अब तुम लोग जो समझ रहे हो वो आप समझो, मैं क्या कहूँ बताओ। इंसान बोले तो दिक्कत, ना बोले तो दिक्कत, साला जीवन में दिक्कत ही दिक्कत है। टीथ पे आते हैं अभी, ठीक है। टीथ पे सबसे जो ऊपरी हिस्सा होता है उसको बोलते हैं इनामल। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है बॉडी का इनामल, कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है। इसके अंदर घुसोगे डेंटाइन आएगा, इसके अंदर घुसोगे क्या आएगा? पूरा पल्प चैम्बर आएगा। जब आपका पूरा कभी दांत निकाला किसी का जाता है ना, तो पूरा जो खून वून निकलता है वो यहीं से निकलता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, EDP, इनामल, डेंटाइन और पल्प चैम्बर। पूरा अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ऊपर जो इसका ऊपरी हिस्सा होता है, क्राउन बोलते हैं। कभी भी अगर आपके वेनियर्स लगाए जाते हैं, वेनियर मतलब होता है काइंड ऑफ नकली दांत तो नहीं बोलते हैं, दांत की खोल होती है। मैंने आपको पहले ही बताया, दांत की खोल होती है, कवरिंग होती है। जैसे ज़्यादातर आप लोग देखोगे, जैसे रोनाल्डो, रोनाल्डो के दांत वो असली दांत नहीं है उसके, उसमें वेनियर्स लगे हुए हैं, ठीक है। क्योंकि वेनियर ओरिजिनल देखोगे तो बहुत ही अजीब से हैं, ठीक है। वेनियर्स क्या होते हैं? वेनियर्स आपके दांतों में एक कवरिंग सी लगा दी जाती है। आपके दांत उखाड़े नहीं जाते हैं कि दांत पूरा, एक तो होता है कि दांत हटा के दूसरा लगा देना, वो रूट कैनाल ट्रीटमेंट के थ्रू होता है, RCT जिसको बोलते हैं। इसमें वेनियर्स में होता है कि ऊपर की हल्की सी कवरिंग हटा दी आपके दांत की, हल्की सी, ठीक है, और उसमें फिट कर दिया वेनियर। ज़्यादातर जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, ज़्यादातर सब वेनियर्स यूज़ करते हैं टू शो अ परफेक्ट स्माइल। देन आता है नेक वाला रीजन एंड देन आता है रूट। काफ़ी महंगे आते हैं वैसे वेनियर्स। रूट मतलब जड़, जहाँ से अटैच्ड है वो पूरा, ओके। इनामल इज़ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। इट इज़ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ होता है, ठीक है। इनामल, डेंटाइन, पल्प कैविटी, हम देख लो यहाँ पे, इनामल, डेंटाइन और पल्प कैविटी होती है इसमें, ठीक है। क्लियर? देखो वो ये जो हम बोल रहे थे ना, ये जो लिखा हुआ था क्राउन, नेक, ये पार्ट है कि मतलब ऊपरी हिस्सा क्राउन है, बीच वाला नेक और रूट, इस तरीके से। देन यहाँ पे अगर हम उसको मसूड़ों वगैरह को भी लेंगे तो वो है इनामल, देन डेंटाइन, देन पल्प चैम्बर, जहाँ से आपकी इसकी ये वेन्स वगैरह कनेक्टेड है, ठीक है। टोटल 32 दांत होते हैं एक अडल्ट में, 16 ऊपर वाले जबड़े में, नीचे वाले जबड़े में 16, नीचे वाले जबड़े में। जिसमें कि अगर हम बात करेंगे तो 4 तरीके के दांत होते हैं इंसानों में। इंसिजर काटने के लिए, बाइट करने के लिए, जैसे कि खाने को बाइट करना है आपको, जैसे बिस्किट को आपने बाइट करना है, जैसे पिज़्ज़ा स्लाइस को बाइट करना है। बाइट वैसे और भी तरह की होती हैं, लेकिन अब मैं खैर क्या ही बोलूँ, छोड़ो यार। बाइट और कटिंग ऑफ द फूड। कैनाइंस, कैनाइंस आपके 2 होते हैं जो कि थोड़े से शार्प ही होते हैं, जैसे ये हो गए इंसिजर, ठीक है। इनको बोलते हैं सेंट्रल इंसिजर और इनको बोलते हैं लेटरल इंसिजर, ठीक है। वैसे मैंने जिस हिसाब से बनाया है उस हिसाब से होते नहीं हैं, इस तरीके से होते हैं। जो सेंट्रल इंसिजर होते हैं वो बड़े होते हैं और जो लेटरल इंसिजर होते हैं वो थोड़े से सेंट्रल के मुकाबले छोटे होते हैं। अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये आगे के 2 दांत बड़े होंगे साइड वाले 2 के कंपैरिजन में, लेकिन हैं चारों ही इंसिजर्स, सेंट्रल और लेटरल। इसके बाद आते हैं कुछ इस तरीके के दांत आपके, जिसको बोलते हैं कैनाइंस, जो किस में यूज़ होंगे? टीयरिंग, खाने को फाड़ने में। खाने को फाड़ने में जैसे आपने कभी देखा हो तो कुत्तों वगैरह के, या फिर जो भी आपके शेर, चीता, ये सब होते हैं, क्या होते हैं इनके, ये एक लंबा, यहाँ ये बहुत बड़े होते हैं, इस तरीके से होते हैं, नहीं, क्योंकि इनको फाड़ना होता है, मांस को फाड़ना होता है,
तो हमें उतना मांस को फाड़ना नहीं होता है, लेकिन कुछ ना किसी चीज़ को तो फाड़ना होता ही है। तो उसके लिए हमारे पास कैनाइंस दिए हैं भगवान ने, थोड़े से शार्पी टाइप हैं, एजी टाइप हैं, शार्प से देखने को मिलेंगे। ठीक, देन इसके बाद आएंगे कैनाइंस के बाद प्री मोलर्स होते हैं इस तरीके से। ठीक है, प्री मोलर्स होते हैं यहाँ पे, प्री मोलर्स होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 4 होते हैं प्री मोलर्स, ग्राइंडिंग ऑफ फूड में यूज़ होते हैं। देन मोलर आ जाएंगे, 6 होते हैं, सबसे अंदर वाले होते हैं, ये च्यूइंग और क्रशिंग में यूज़ होते हैं, यानी कि हमने ग्राइंड किया। ठीक है, जैसे कि मान लो अखरोट का तोड़ा, अखरोट तोड़ा ग्राइंड किया, फिर उसको चबा रहे हैं, चबा रहे हैं मतलब पीस रहे हैं, सो दैट कि खाने को चबाते हो ना, तो क्यों चबाते हो? ताकि वो पूरा पिस जाए, यहीं पे पिस जाए। ग्राइंड का मतलब है कि जहाँ पे ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होता है, यहाँ पे उतना फोर्स रिक्वायर्ड नहीं है। तो 4 2 6, 4 10, 6 16, 16 ऊपर 16 नीचे, समझ में आई? तो कृंतक हैं आगे वाले, रदनक हैं किनारे वाले जो कैनाइन से शार्प हैं थोड़े से, अग्र चवर्णक है प्रीमोलर्स, और चवर्णक हैं 6। अग्र चवर्णक भोजन को पीसने, तो वहीं चवर्णक भोजन को चबाने में हेल्प होती है, भोजन को काटने और कुतरने में कृंतक होते हैं। ऐसे बाइट लेते हो आप तो आगे वाले दांतों से लेते हो, है ना? तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक, डन। डेंटल फॉर्मूला पे आते हैं। तो जो दूध के दांत हम बोलते हैं, तो दूध के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। ये किसके दांत होते हैं? क्यों? हाँ, दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और, किसके दांत होते हैं वो? तो अगर हम बात करेंगे तो बच्चों में इंसिजर, देखो भाई एक सेकंड समझना, ठीक है? जब ये डेंटल फार्मूला लिखते हैं हम ना, तो पता है क्या करते हैं? जैसे कि एक जबड़ा लिया, चाहे ऊपर वाला चाहे नीचे वाला, और उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जब 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो 2 इंसिजर रह जाएंगे। तुम मुझे बताओ, 4 इंसिजर थे तो मैंने ऐसे डिवाइड कर दिया, मैं एक ही साइड के गिनूंगा, तो 2 ये हो गए, 1 कैनाइन हो गया, ठीक है, 2 प्री मोलर हो गए और 3 मोलर हो गए, खत्म। समझ में आई चीज़? 2 इंसिजर हो गए, 1 कैनाइन, 2 प्री मोलर और 3 मोलर, ऐसे ही, ठीक है। नीचे वाली साइड होंगे तो ऐसे मिला के आपके 32 हो जाएंगे, ठीक है। दूध के जो दांत होते हैं बच्चों में क्या होता है, बच्चों में बेचारों में इंसिजर तो होते हैं, कैनाइन भी होता है, लेकिन बच्चों में प्री मोलर मिसिंग होता है, और मोलर भी 6 की जगह 4 होते हैं। क्यों क्यों होते हैं? ये जो बच्चे होते हैं ना, ये इतने शैतान टाइप होते हैं कि इनकी अभी अक्ल नहीं आई है। तो जो अक्ल डाल है, जो विजडम टीथ है, वो इनमें ना होता। विजडम टीथ ये उगता है आपका 16 उम्र, 15 की उम्र में, 17 की उम्र में, किसी किसी के लेट अक्ल आती है, ठीक है, मतलब अक्ल डाल आती है, उसका अक्ल से कोई लेने देना वैसा होता नहीं है, ठीक है। मेरी पता नहीं, शायद आई थिंक जब 11th में था शायद तब आई थी, मुझे ऐसा लग रहा है 11th या 12th, पता नहीं, ऐसा, क्योंकि दर्द होता है उस टाइम पे। तो विजडम टीथ है यहाँ पे, ठीक है। तो विजडम टीथ क्या है, बच्चों में नहीं होता है। तो बच्चों में 2 ही मोलर होते हैं इधर, और 2 मोलर उधर, यानी 4। प्री मोलर बच्चों में होता ही नहीं है। तो इसलिए बच्चों का क्या होता है, ये 2102, 2102, ये होता है डेंटल फॉर्मूला उनका, और हमारा होता है 2123.2123। ठीक है, क्लियर है? बस दुनिया के सारे दुख दर्द खत्म हो गए अब तुम्हारे। ठीक है सर, ब्रिजिंग होती है बेटा, दांतों में ब्रिजिंग करवाई जाती है। ब्रिज ऐसा बनाया जाता है जब, जैसे मान लो आपके ये दांत हैं, ठीक है, ऐसे करके हैं, ठीक, मान लो ये सड़ गए, छोटे हो गए, ख़राब हैं, कुछ भी करना है, तो इनको क्या करवा दिया डॉक्टर ने, उखाड़ दिया इनको उखाड़ दिया, ठीक। फिर डॉक्टर क्या करेगा, इनको हल्का सा रब करेगा, तुम्हारे दांतों को हल्का सा रब करेगा, और इनसे सपोर्ट लेगा। क्या करेगा, इनका सपोर्ट लेके 2 दांतों को लगाएगा और ये पूरा ब्रिज बना देगा ये, ठीक है। इन दोनों का सपोर्ट लेगा, तो कई बार ऐसा होता है कि इनका सपोर्ट लेके कई बार ऐसे, या फिर मैं अगर आपको ऐसे कहूँ, ठीक है, तो कई बार सपोर्ट के चक्कर में भी कुछ दांतों की बलि देनी पड़ जाती है। जैसे कि मान लो मेरे 3 दांत हैं, ठीक है, 3 दांत हैं, अब इनमें से ये वाला ख़राब है, तो हो सकता है इसकी वजह से इनको भी हल्का सा करना पड़े सपोर्ट लेने के लिए। तो पूरा ब्रिज जो लगता है दांतों का, नकली दांतों का, उसको बोलते हैं ब्रिज, ठीक है। चलो क्वेश्चंस लगाते हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। सर विच इज़ बेस्ट ब्रश प्लस कोलगेट और दतून? देखिए दतून का कोई तोड़ है ही नहीं। जो नीम की दतून होती है, आई होप सभी लोग जानते होंगे कि जो नीम होती है उसकी ऐसे, पता है ना आप लोग को, दतून होती है, गांव में लोग करते हैं, ठीक है, मैंने भी काफ़ी टाइम हो गया नहीं करी वो, मतलब मैं क्या बताऊँ अब, उससे बेस्ट कुछ है हो ही नहीं सकता। कोलगेट वोलगेट तो मतलब
मतलब कंपैरिजन ही नहीं किया जा सकता है भाई। वो नेचुरल चीज़ और उसमें आपको पता है कितना गुणवत्ता भरा होता है भाई वो, ठीक है, उसका तो मतलब कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता है। अब उसमें झाग नहीं बनती है, उसमें ठंडक नहीं आता है, उसमें मीठा मीठा नहीं लगता है, तो आदमी करता नहीं है कि ऊपर से कड़वा और लगता है। लेकिन दांतों के लिए सबसे बेस्ट है दतून। बाकी जिसको भी क्लासेस चाहिए, रिकॉर्डेड नोट्स चाहिए, क्विजेस चाहिए, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस, तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ये इंग्लिश का और ये आपका कॉम्बो है। ऑलराइट, चलो। सो आप कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करते हैं? ऐसा कोई फिक्स नहीं है, जो मिल जाता रखा हुआ वही यूज़ कर लेते हैं। कभी देखा है नहीं ध्यान से कि कौन सा है वो, जो भी कैंटीन से आता है सामान वही इस्तेमाल में आ जाता है। बस अपना जीवन यूँ ही चलता रहता है, ठीक है। चलो, लेकिन हाँ, ठंडा होना चाहिए, ठंडक तो देता होना चाहिए पूरा, ठंडा होना चाहिए और मीठा होना चाहिए। ये दो प्राइमरी रिक्वायरमेंट होते हैं मेरे। चलो, पोस्चर ठीक करो, ओके, ठीक है। विच इज़ द करेक्ट बेस पेयरिंग फाउंड इन अ नॉर्मल डीएनए मॉलिक्यूल? तो क्या था, आज के लेक्चर में तो नहीं, लेकिन सेल वाले लेक्चर में पढ़े थे। AT, GC और आरएनए में कौन आरएनए में कौन आ जाता है किसकी जगह? तो एडेनाइन थाइमाइन के साथ पेयर करेगा, गुआनाइन साइटोसाइन के साथ पेयर करेगा, ओके। यहाँ पे थाइमाइन जो है आरएनए में वो यूरेसिल के साथ रिप्लेस हो जाता है। एवोल्यूशन वाला जो चैप्टर है एनसीईआरटी से हटा दिया गया इसलिए, और ना ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलो, क्या यूज़ किया था? पीसम सातवियम, है ना, गार्डन पी। नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। तो GM ऑर्गेनिजम्स काफ़ी चलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड। In this technique, a gene, not correct. A gene from one organism is isolated and transferred to the cell of another organism. जीन को ट्रांसफ़र किया जाता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में। दिस टेक्निक हैज़ एप्लीकेशन ओनली इन प्लांट, यानी सिर्फ इसका तकनीक का उपयोग पादपों में किया जा सकता है। गलत बात, ओनली। अगर सिर्फ पादपों में किया जा सकता है तो ऑर्गेनिज्म क्यों लिखते हैं? जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्यों लिखते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट लिखते हैं। ऑर्गेनिज्म में तो प्लांट एनिमल दोनों आ जाते हैं ना। बिल्कुल, क्रॉप्स में होता है GM क्रॉप्स, जैसे कि है ना BT ब्रिंजल। ब्रिंजल की एक वैरायटी जिसमें कीड़े जल्दी नहीं लगते हैं, क्योंकि उसमें वो जीन इस तरीके से डाली जाती है कि वो नहीं लगता, BT ब्रिंजल। तो कई सारी क्रॉप्स चल रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ क्रॉप तक ही सीमित है। जीन्स आर फॉर इंसेक्ट रेजिस्टेंस में स्प्रेड फ्रॉम क्रॉप प्लांट्स टू वाइल्ड प्लांट्स टू प्रोड्यूस अ ट्रांसजेनिक एनिमल। द नोवेल जीन्स आर इंसर्टेड एट अ वेरी अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। Pure tall plant is crossed with a short plant. What will be the ratio of pure tall plants to short plants in F2 progeny? F2 जनरेशन, सेकेंड जनरेशन में क्या रेशियो होगा बताइए, जेनोटिपिक। चलो, तो यहाँ पे अगर बात करेंगे कि F2 प्रोजेनी में हम क्या करेंगे, तो कि F1 प्रोजेनी में तो सिर्फ टॉल 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 ही आएंगे चारों, ठीक है। हीटरोजाइगस टॉल होंगे वो बात अलग है, लेकिन सब टॉल आएंगे। लेकिन जब उन्हीं का ही हम सेम जनरेशन में क्रॉस करवाएंगे तो टॉल तो होंगे 3 और शॉर्ट होंगे 1, ठीक है। टॉल और शॉर्ट पूछा है तो C। सर वहाँ पे तो आपने ना ऐसा कुछ तो बताया था कि 1:2:1, मतलब ये 1 था प्योर टॉल, 2 थे टॉल और 1 था शॉर्ट, तो टॉल कितने हो गए? 3 हो गए ना। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली रिप्रेजेंट एन एग्जाम्पल ऑफ एनालॉगस? एनालॉगस मतलब क्यों? समवर्ती अंग क्या होते हैं? जो दिखते अलग हैं लेकिन काम एक है उनका। घोड़े और इंसान का पंजा, इंसान का और इसका नहीं। ये हैंड जो उड़ने का काम नहीं आता, ये उड़ने का काम आता है। ये होमोलॉगस ऑर्गन्स है। कैसे हैं? होमोलॉगस ऑर्गन्स, जो दिखते तो सेम है लेकिन काम जिनको अलग अलग हो तो है, ठीक है। बात अगर करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, तो आंसर C हो जाएगा यहाँ पर। विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स, दिखते अलग है लेकिन काम एक है, क्या? उड़ने का। उड़ता ही चलूं इन हवाओं में कहीं, ऐसा बोलते हैं इंसेक्ट्स और बर्ड्स हमारे, ठीक है। डिफरेंट वेराइटीज ऑफ द सेम जीन इज कॉल्ड एज, बहुत आसान है,
सेम जीन का है, यानी सेम ट्रेट का अलग अलग अलील अलील अलील, ठीक है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस की जो डोमिनेंट ट्रेट है वो अपीयर करेगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अलग अलग होंगे। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो तीसरा वाला। बिल्कुल 11 बज चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट है, बताइए कौन सा इसमें से सही है, जल्दी बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग अडेप्टिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज करेक्ट। मैमल्स इन कोल्डर क्लाइमेट्स हैव शॉर्टर ईयर्स एंड लिम्स, यस, सो दैट हीट लॉस उतना ज़्यादा ना हो, इसलिए होता ही है, ठीक है। देन इन पोलर सीज सील्स टेंड टू हैव थिनर लेयर्स, तो यहाँ पर करेक्ट पूछा तो यही हो जाएगा, ठीक है। छोटे होते हैं सो दैट की कान वगैरह, सो दैट की हीट उतना लॉस ना हो, ओके, ठीक है। सर आप मुंबई आ सकते हो आज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन नेसेसरी फॉर नेचुरल सिलेक्शन टू अकर। सर आप सिंगिंग फोर्थ में प्योरटॉल तो शॉर्ट का रेशियो पूछा है, शुड बी 1:1। एक सेकंड रुको, एक सेकंड, प्योरटॉल था क्या वहाँ पे? What will be the ratio of the pure tall? ओके 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 ओके। अगर प्योर टॉल पूछा तो 1:1 हो जाएगा। मैंने प्योर देखा नहीं यहाँ पे। प्योर टॉल और शॉर्ट का रेशियो 1:1 हो जाएगा, ठीक है। प्योर टॉल था यहाँ पे, ठीक है। प्योर टॉल का 1:1 है। अगर टॉल पूछता तो 3:1 होता, लेकिन प्योर टॉल है तो ये ओके। ये आपका होमोजाइगस टॉल, हेटेरोजाइगस टॉल, और ये होमोजाइगस शॉर्ट या फिर डॉर्फ। नॉट अ कंडीशन नेसेसरी फॉर नेचुरल सिलेक्शन टू अकर, तो कौन सी इसमें कंडीशन नहीं है? ऐसा तो नहीं है। ऑर्गेनिज्म शुड नॉट वेरी देयर, इट इज़ नॉट अ कंडीशन। वैसे ही हमारे ऑफ द टॉपिक क्वेश्चन थोड़ा। व्हाट इज़ द स्टडी, तो ये सारे क्वेश्चन हो गए। अब इस पे आते हैं। व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन कॉल्ड एज, इसको क्या बोलते हैं स्टडी को? तो क्या बोलेंगे, इवोल्यूशन, म्यूटेशन, जेनेटिक्स या बायोलॉजी? तो इसको बोलते हैं जेनेटिक्स, ठीक है। In Mendelian genetics, what is the expected genotypic ratio in a dihybrid cross F2 generation? क्रॉस कैसा है? डाईहाइब्रिड। अब देख लो, मैं बोल रहा था CHSL में पिछले से पिछले वाले में पूछा गया था, लो पिछले वाले CPU में ही पूछा गया है, तुम देख रहे हो। तो मतलब वेस्ट होता नहीं कुछ पढ़ाना। पिछले बैच में पढ़ाया था, ऐसी बात नहीं है कि इसी बार में पढ़ा रहा हूँ। पिछले में पढ़ाया था, उससे पिछले में भी। तो F2 में क्या है, 9:3:1। दोनों डोमिनेंट है, क्योंकि डाई हाइब्रिड है तो दो ट्रेट लिए, तो दोनों डोमिनेंट ट्रेट एक्सप्रेस हो रही है। एक डोमिनेंट एक रेसेसिव, एक डोमिनेंट एक रेसेसिव, दोनों रेसेसिव। विच प्रोसेस मस्ट अकम्पनी DNA कॉपिंग टू इंश्योर द फॉर्मेशन ऑफ फंक्शनल डॉटर सेल्स? तो कार्यात्मक पुत्री कोशिकाओं के निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए DNA प्रतिलिपि के साथ कौन सी प्रक्रिया होना आवश्यक है, बताइए। DNA एप्लीकेशन पहले लेक्चर में पढ़ाया तुम लोग को, ठीक है। विच प्रोसेस मस्ट अकम्पनी DNA कॉपिंग टू इंश्योर फॉर्मेशन ऑफ फंक्शनल डॉटर सेल्स? क्रिएशन ऑफ एडिशनल सेलुलर एपरेटस, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ इंट्रोडक्शन इंट्रोड्यूसिंग डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक इन क्रॉप वैराइटीज़? 2 फरवरी को पूछा गया। कल सारे क्वेश्चन लगाएंगे RRB ग्रुप डी के, ठीक है। कल सारे क्वेश्चन लगेंगे ये। तो क्या आंसर होगा यहाँ पर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग डिजायरेबल कैरेक्टर इन क्रॉप वैराइटीज़? इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन, इंट्राजेनिक, इंटरवैराइटल, इंटरस्पेसिफिक। देखिए इंट्राजेनिक यानी उसी जनरेशन में आप करवा देंगे तो आपका वेरिएशन उतना देखने को मिलेगी नहीं ना, वैरायटी देखने को मिलेगी नहीं। इंटर मतलब दूसरे से आप कराओ, इंट्रा मतलब खुद ही से करवा रहे हो, तो हाइब्रिडाइजेशन विद इन दैट फ्लावर, तो आपको उतने वेरिएशंस वैराइटीज़ देखने को मिलेंगे नहीं। तभी तो पी प्लांट को यूज़ किया था उन्होंने, ठीक है, मेंडल ने, बिकॉज उसमें सेम में तो हो ही सकता है इंट्राजेनिक, और इंटरजेनिक भी हो सकता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मेंडल, व्हेन अ टी प्लांट टॉल टी प्लांट इज क्रॉस विद द शॉर्ट टी प्लांट, F1 ऑफस्प्रिंग। F1 ऑफस्प्रिंग में क्या था? RRB ग्रुप डी सब टॉल थे भाई। F1 में चाहे मोनो हाइब्रिड क्रॉस ले लो, चाहे डाई हाइब्रिड क्रॉस ले लो, डोमिनेंट ही एक्सप्रेसिव होता है, रेसेसिव तो आता ही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पी वॉज अ डोमिनेंट ट्रेट यूज्ड बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट? तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पी वॉज अ डोमिनेंट ट्रेट? कौन सा डोमिनेंट था? रिंकल्ड रेसेसिव था, टॉल डोमिनेंट था, ठीक है, ड्वार्फ रेसेसिव था, ग्रीन रेसेसिव था। कलर में क्या डोमिनेंट था? येलो डोमिनेंट था, जो उन्होंने डोमिनेंट लिया था। येलो वॉज डोमिनेंट, ठीक है, येलो वॉज डोमिनेंट, जो उन्होंने लिया था, कंसिडर किया था कि ये डोमिनेंट, ठीक है। और राउंड वॉज डोमिनेंट, ठीक है। टॉल इसका डोमिनेंट तो लिखा हुआ है। अ साइंटिस्ट ऑब्जर्व्ड अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म अंडरगोइंग रिप्रोडक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द प्लांट नॉट बी यूजिंग? कौन सा नहीं हो सकता है? बड़ा आसान क्वेश्चन है, बताइए।
ये सिर्फ यूनिसेलुलर यूज़ करते हैं, अमीबा, लेशमैनिया। और लेशमैनिया से कौन सी बीमारी होती है बताओ, लेशमैनिया से कौन सी बीमारी होती है? तो काला आजार। ठीक है, कौन सी होती है? काला आजार। Why do recessive traits like T for dwarfness in pea plants only show up when both alleles are recessive? Why do recessive traits like small t for dwarfness in pea plant only show up when both alleles are recessive? Dominant alleles mask the recessive alleles. Yes, ठीक है, क्योंकि अगर दोनों रेसेसिव नहीं होंगे तो डोमिनेंट क्या करेगा? चढ़ बैठेगा रेसेसिव में। पहला लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, कि जो डोमिनेंट वाला है वो चढ़ बैठेगा रेसेसिव पे, इसीलिए तो कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल होता है। देख रहे हो आरबी ग्रुप डी पे कितने क्वेश्चन आए और तुमको लग रहा है कि इस पर फालतू में करवा रहा हूँ, कुछ मतलब तो है नहीं इन सब का, है ना, दुनियादारी से मतलब है नहीं इन सब का कुछ, तो बस ऐसे ही करवा रहे हैं, देख लो तुम। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉसेज विल प्रोड्यूस ऑल heterozygous ऑफस्प्रिंग इन F1 जनरेशन? सारे heterozygous होंगे। सिंपल है, करवा के दिखाए भी थे कि नहीं दिखाए थे? नहीं दिखाए थे। नहीं तुम बताओ, नहीं दिखाए थे? नहीं तुम बस बोल दो एक बार तो मान जाएंगे। कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी, क्या चल रहा है यहाँ पे? नहीं चल क्या रहा है यहाँ पे? हीट्रोजाइगस है ना ये सब, हीट्रोजाइगस है। अब तुम इसको ले लो, सारे होमोजाइगस में लेंगे, इसको ले लो तुम। सॉरी, मतलब ऑप्शन मैंने गलत टिक कर दिया, सॉरी, सही टिक किया, मतलब कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इसमें क्या है? इसमें दो होमोजाइगस दो हीट्रोजाइगस, नहीं ये भी करके दिखाऊं क्या अब? टी, ठीक है, एक सेकेंड, टी 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 टी, ओके। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है तुमको? वो छोड़ दो तुम कि 3 टॉल मिल रहे हैं, एक शॉर्ट मिल रहा है जिसमें एक प्योर टॉल है, 2 टॉल हैं और एक शॉर्ट है, वो छोड़ दो तुम। ये होमोजाइगस है, ये होमोजाइगस है जिसमें सेम तरीके के अलील पड़े हुए हैं, और ये हीट्रोजाइगस है। क्या बोला? ऑल हीट्रोजाइगस। समझ में आ रही बात? नहीं तुम्हें समझ में आ रही बात? इंपॉर्टेंस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इन ऑर्गेनिज्म इज दैट। तो जीवों में अनुवांशिक विविधता का क्या महत्व? अगर अनुवांशिक विविधता होगी, जेनेटिक वेरिएशन होगा तो क्या होगा? जिंदगी सफल हो जाएगी। कैसे सफल हो जाएगी जिंदगी? चांस ऑफ सर्वाइवल बढ़ जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द मेंडल्स कंक्लूजन अबाउट इनहेरिटेंस? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन वंशागति के संबंध में मेंडल के निष्कर्ष को सही ढंग से दर्शाता है? बताइए कौन दर्शाता है? ईच ट्रेट इज कंट्रोल बाई 3 जीन्स। हाँ भैया मेरे, एक ट्रेट को एक जीन कंट्रोल करेगा और एक जीन के अंदर होंगे 2 अलील। तो तीतर के आगे 2 तीतर और तीतर के पीछे 2 तीतर, और एक जीन के अंदर भी 2 तीतर यानी 2 अलील। तो आंसर क्या हुआ? ईच ट्रेट इज कंट्रोल बाई 2 फैक्टर्स, एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव, और उन 2 फैक्टर को 2 अलील बोलते हैं। ठीक, अच्छा बताओ कितने तीतर हुए? 2 चिल्ड्रन। ये मेरे बाबा जो है पूछा करते थे, ठीक है, मेरे बाबा और जो पापा हैं ये मौज लिया करते थे, ठीक है, क्योंकि जो मैं बचपन में था मेरी जो गणित थी बहुत कमज़ोर थी, ठीक है। फिर एक दिन जो है दिल को बात छू गई, फिर मैंने महीनों तक गणित ही पढ़ी, और फिर मैं बैठते ही ना डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स और इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन और जो था ऐसा उड़ाता था ना फिर मैं। हाँ ठीक है, अभी क्लास 11 और 12 किससे अपने सुना दूंगा ना अभी। 2 children of the same parents resemble each other but are not exactly alike because 2 बच्चे हैं, सेम पेरेंट्स हैं, रिजेंबल करते हैं बट आर नॉट एग्जैक्टली अलाइक। क्यों एक जैसे बिल्कुल नहीं है? क्यों? दे शो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द जेनेटिक वेरिएशन। एक लड़का लंबा हो सकता है, एक छोटा हो सकता है, क्योंकि अलील अलग अलग है ना, किसी के में कोई डोमिनेंट हो सकता है, किसी में कोई डोमिनेंट हो सकता है, ठीक है। वॉट वॉज मेंडल्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू जेनेटिक्स? मतलब इतना सब करने के बाद भी तुम मेंडल का कॉन्ट्रीब्यूशन पूछ रहे हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि मेंडल ने किया क्या है। इनहेरिटेंस का लॉ दिए हैं, पहला डोमिनेंस, दूसरा सेग्रीगेशन, तीसरा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इन इंडिया काउज आर क्लासिफाइड अंडर विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पीशीज? अभी भी कमजोर है। 25 + 36 32। अरे 32 नहीं भाई, 31 बोला, मतलब फालतू में ब्लेम मत करो। देखो वैसे पढ़े हुए अब काफ़ी सालों हो गए हैं, ठीक है, दशकों गुजर गई हैं, तो थोड़ा तो कमज़ोर हो गए ना, मैथ से वास्ता छूटे दशकों हो गए हैं, तो थोड़ा समझा करो। अभी आया ना फिर तो ध्यान रखना फिर। हाँ साइड आइड कर दूंगा मैथ्स को। 24 का डी बॉस इंडिकस, जैसे कि सुब्रमण्यम स्वामी से पूछा जाता है कि भाई जैसे वो छोड़ो, ये जो नहीं अपने कौन है, ये किरण रिजिजू, कि आप जैसे किससे पूछे, राजनाथ सिंह से पूछे, किससे, कौन था वो, गडकरी थे, कौन थे,
नहीं, सुधांशु त्रिवेदी कि जब उनसे पूछा किरण रिजिजू आपके मंत्री तो ये सब बीफ वीफ खाते हैं, ठीक है, तो बीफ खाते हैं, गाय को मार खाते हैं, तो ही वॉज लाइक कि देखो जो गाय होती है ना, जिसको हम पवित्र मानते हैं, जिसको हम मारते नहीं, वो बॉस इंडिकस है। बॉस इंडिकस एक्चुअल में जो इंडियन ब्रीड का हुआ है, ठीक है, वो बॉस इंडिकस है। जो वहाँ जो मिलती है वो बॉस टाउरस होती है, वो उसको हम गाय मानते ही नहीं है। तो ऐसा उनका कहना था। सुब्रमण्यम स्वामी जी के मुंह से भी मैंने कई बार सुना कि बॉस इंडिकस इज़ द एक्चुअल रियल काउ इंडिया की जो है। वट इज़ द परसेंटेज ऑफ हैविंग अ मेल चाइल्ड इफ द सेक्स क्रोमोसोम ऑफ द फादर आर दिस एंड दिस। मेल चाइल्ड के भी 50 है, फीमेल के भी 50 है, क्योंकि फीमेल से तो एक्स ही आना है, ठीक है, मम्मी से तो एक्स ही आएगा, पापा से अगर एक्स आ गया तो लड़की, वाई आ गया तो लड़का, 50-50% चांस है, ठीक। सेक्स, वॉट डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इन ह्यूमंस। तो मनुष्यों में बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो लिंग निर्धारण किससे होता है? किससे होता है? डीएनए से होता है, ओम से होता है, फादर किससे होता है भाई? सिंपल सी बात है, किससे निर्धारण होगा? तो आपके फादर के उससे होगा, फादर के स्पर्म से। क्यों? कि फादर डिटरमाइन करेंगे ना कि एक्स देंगे कि वाई देंगे वो। इन टर्म्स ऑफ क्रोमोसोम कॉन्ट्रीब्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? भाई नहीं बता पाऊंगा मैं ये, ठीक है। प्यूनेट स्क्वायर क्या होता है? ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। बेस्ट रिप्रेजेंट द प्रोडिक्शन ऑफ प्यूनेट स्क्वायर। प्यूनेट स्क्वायर क्या होता है? जब ये खेल खेल लेते हैं ना, टी वाला, हाँ वही है ये प्यूनेट स्क्वायर, इसी को बोलते हैं प्यूनेट स्क्वायर। ओके, सो गाइज, बेस्ट रिप्रेजेंट द प्रेडिक्शंस। जेनेटिक लिंकेज रिलेशनशिप इन सिबलिंग, नो। जीनोटाइप एंड फिनोटाइप प्रोबेबिलिटी दिखाता है कि जीनोटाइप का रेशियो क्या होगा, फिनोटाइप एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक का क्या होगा कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। Which of the following terms describe a change in the DNA sequence resulting in changes in the genotype and phenotype of an organism? क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? वन टाई। क्यों? इसको बोलते हैं वन टाई म्यूटेशन, जेनेटिक म्यूटेशन बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पे चेंज करते हैं डीएनए के सीक्वेंस जो होता है उसमें चेंज करते हैं, जिसकी वजह से चेंजेस होते हैं जीनोटाइप में भी फिनोटाइप में। डोमिनेंस सेग्रीगेशन ये सब तो हटा ही सकते हो, ट्रांसक्रिप्शन में मान सकता हूँ कि ट्रांसक्रिप्शन म्यूटेशन में हो सकता है, लेकिन डोमिनेंस सेग्रीगेशन तो एटलीस्ट हटा ही सकते हो, को लेने देना है ही नहीं। डबल हेलिक्स स्मॉटर किसने दिया था? बच्चे बच्चे को पता है, वॉटसन क्रिक ने दिया था, लेकिन कब दिया था ये बताना है आपको। 40 तक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। विच एंजाइम्स जॉइन ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स ऑन द लैगिंग स्ट्रैंड ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन टू क्रिएट अ कॉन्टिन्यूअस डीएनए स्ट्रैंड। अब क्या बोल रहा है? ज्वाइन कर रहा है। ज्वाइन कौन करता है? ग्लू, ग्लू, लाइगेज, लाइगेज। प्राइमेस शुरू करता है, हेलिकेस अलग अलग करेगा, प्राइमेस शुरू करवाएगा उसको, ठीक है। ये क्या करता है? ये डीएनए स्ट्रैंड को अनटैंगल होने से बचाता है, ठीक है। लाइगेज ग्लू के तौर पे काम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग। तो ह्यूमन जो जीनोम सीक्वेंसिंग है उसका इम्पैक्ट के बारे में यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, बताना है आपको कौन सा सही है। इट इंटीमेटेड अ न्यू साइंटिफिक डोमेन, इट एलिमिनेटेड द नीड फॉर क्लासिकल जेनेटिक्स, इट क्लैरिफाइड all RNA related functions, it marked a milestone towards transcriptional regulation. So best describe the impact of human genome sequencing में क्या होता है? It initiated a new scientific domain, उसने शुरू किया, उसने एक नए वैज्ञानिक क्षेत्र की शुरुआत करी। The term complementary in the context of DNA refers to which of the following properties? DNA के संदर्भ में पूरक शब्द किस गुण से संदर्भित है, ठीक है, किस गुण से संदर्भित है? कॉम्प्लीमेंट्री, बताइए। Identical chemical composition of both strands, parallel orientation of nucleotide chains, matching number of sugar phosphate units, hydrogen bonding potential based on base specificity. बताइए। The term complementary in the context of DNA refers to what? Identical chemical composition, no. Identical तो होता भी नहीं है। Parallel orientation of nucleotide chains, मैचिंग नंबर ऑफ सुगर फॉस्फेट यूनिट्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पोटेंशियल स्पेसिफिक। एक सेकेंड, पहला तो होगा नहीं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री जो कि आपका वही जो हम लोग ATGC पढ़ते हैं उसी के बारे में है। द टर्म कॉम्प्लीमेंट्री इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डीएनए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पोटेंशियल बेस्ड ऑन बेस स्पेसिफिसिटी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, ठीक है। ओके, ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है, ठीक है, पोटेंशियल बेस्ड ऑन बेस स्पेसिफिसिटी। जो बेस पेयर्स होते हैं ना, बेस पेयर्स ही तो होते हैं ATGC, और ये बॉन्ड्स होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ओके, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा ये। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज द स्मॉलेस्ट डीएनए लेंथ लिस्टेड? NTPC में क्वेश्चन पूछा गया, सबसे छोटा डीएनए लेंथ लिस्टेड, दैट वुड बी दिस X174 phase, ऑप्शन नंबर बी। द इनएबिलिटी टू आइसोलेट इंटैक्ट डीएनए फॉर स्ट्रक्चरल स्टडीज
प्रायर टू द 1950s वॉज प्राइमरली ड्यू टू विच मॉलिकुलर फीचर, ठीक है, इनेबिलिटी टू आइसोलेट इंटैक्ट डीएनए फॉर स्ट्रक्चरल स्टडीज़, यानी कि 1950 के दशक से पहले संरचनात्मक अध्ययनों के लिए अक्षुण्ण डीएनए को पृथक करने में असमर्थता का मुख्य कारण कौन सी आणविक विशेषता थी? तो ये थी आपकी डीएनए का बहुत बड़ा पॉलीमेरिक नेचर और फ्रेजिलिटी, ठीक है, डीएनए की बड़ी बहुलक प्रकृति और भंगुरता, ठीक है। स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग इन डीएनए अकर्स ड्यू टू विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग, कौन सी बॉन्डिंग होती है? अभी हमने देखा है कौन सी होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक। विच फीचर ऑफ द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कॉन्ट्रीब्यूट्स मोस्ट टू द ओवरऑल नेगेटिव चार्ज ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल? फॉस्फोडाइस्टर बंध की कौन सी विशेषता डीएनए अणु के कुल ऋणात्मक आवेश में सबसे अधिक योगदान करती है? फॉस्फेट्स ग्रुप्स आयनाइजेबल ऑक्सीजन आटम, राइबोस शुगर, मिथाइल ग्रुप ऑफ थाइमीन या फिर नाइट्रोजन इन प्यूरिन्स? तो ऑप्शन विल बी द फॉस्फेट ग्रुप का जो आयनाइजेबल ऑक्सीजन आटम होता है वो। डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइजेज द एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन, इट्स मेन रोल इज, तो पॉलीमरेज का काम हमने देखा था, क्या होता है पॉलीमरेज का काम? सो दैट कि न्यू डीएनए स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करे कॉम्प्लीमेंट्री टू द टेम्पलेट। तो अनवाइंड कर दिया हेलिकेस ने, प्राइमेस ने शुरू किया और वो अगला बेस पेयर बनाना, सो दैट सेमी कंजर्वेटिव डीएनए फॉर्म फाइनली कंप्लीट हो जाए। सेमी कंजर्वेटिव डीएनए आप जानते हैं जहाँ पर एक पुराना स्टैंड होता है और जहाँ पे एक नया स्टैंड होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिट्स बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हीटोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो इनमें से कौन सा है जो ऑटोट्रॉफिक और हीटोट्रॉफिक दोनों करता है? कल भी हमने इस सवाल को किया ही था, यूग्लेना होता है जो दोनों ही करता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेज करेक्टली रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फो, जेनेटिक इन्फो किस तरीके से फ्लो होता है उसका यहाँ पर फ्लो आपको बताना है। तो देखिए डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, इस तरीके से आपका जेनेटिक इन्फो का फ्लो होता है। डीएनए से ट्रांसफर होता है आरएनए में, देन गोज टू प्रोटीन। इनकरेक्ट कौन सा है? आई थिंक इसको आप कर लेंगे, फंक्शनल यूनिट जो होता है, सेगमेंट होता है डीएनए का, जीन कहलाता है। क्रोमैटिन मटेरियल गेट्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू रॉड शेप्ड क्रोमोसोम ओनली व्हेन सेल इज अबाउट टू डिवाइड, जब सेल डिवाइड होने को आता है तब वो एंटैंगल हो जाता है। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड कार्बोहाइड्रेट, इट इज़ रॉन्ग, क्योंकि ये आपका प्रोटीन होता है, डीएनए और प्रोटीन भी कौन सा होता है जरा कॉमेंट में बताइए तो, कौन सा प्रोटीन होता है जिसका नाम एच से शुरू होता है? तो इट इज़ योर हिस्टोन नाम का जो प्रोटीन। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डीएनए विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल गवर्न्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कौन गवर्न करता है बताइए? ये जो सेमी कंजर्वेटिव डीएनए नेचर ऑफ डीएनए है, ये डीएनए रेप्लिकेशन होता है कि डीएनए किस तरीके से रेप्लिकेट होता है, जहाँ पर एक पुराना स्टैंड होगा और एक नया स्टैंड होता है, दैट इज़ डीएनए रेप्लिकेशन। दिस इज़ योर द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी, ठीक है, दिस इज आपका प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी, ओके। अगला और आखिरी क्वेश्चन, आखिरी नहीं 45 तक कर लेते हैं, ठीक है। करेक्ट सीक्वेंस फॉर सेंट्रल डॉग्मा देखिए, तो डीएनए रेप्लिकेशन, एमआरएनए एप्लीकेशन एंड प्रोटीन ट्रांसलेशन। 43 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अभी हम लोगों ने देखा था डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, अभी देखा था थोड़ी देर पहले ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ओके। चलो सर, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन में ये होता है कि भाई जैसे एक काइंड ऑफ सेगमेंट लिया गया डीएनए का, उसको कॉपी कर दिया गया, उसका कॉपी क्या क्रिएट कर देना इनटू अ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए मॉलिक्यूल में, ठीक है। डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बना दिया, वो होता है रेप्लिकेशन, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन। विच फीचर ऑफ जीन्स आर मेंशन बिलो, सम फीचर्स आर मेंशन बिलो, इनमें से इनकरेक्ट कौन है? दे डू नॉट अंडरगो एनी चेंजेस, दे कंट्रोल ट्रेट्स ऑफ control traits by producing proteins, each germ cell has one gene set में कितने एलील होते हैं? 2 हो जाते हैं आपके एलील्स, ठीक है। दे आर सेगमेंट ऑफ डीएनए, तो सब सही है लेकिन कोई चेंज अंडर को करते ही नहीं बिल्कुल। एनवायरमेंटल फैक्टर तो फिर भी होता है चेंज के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिचुएटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल, तो न्यूक्लियस में क्या सिचुएटेड है आपका? न्यूक्लियस के अंदर साइटोप्लाज्म तो नहीं हो सकता है, ठीक है, न्यूक्लियोलस और साइटोप्लाज्म नहीं हो सकता है, प्रोटोप्लाज्म एंड क्रोमोजोम। तो वैसे अगर हम बात करेंगे प्रोटोप्लाज्म की, एक सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएटेड इन द, एक सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। तो एक चीज़ आप ध्यान से सुनो कि जो प्रोटोप्लाज्म था, पहली बात उसकी नेमिंग करी किसने थी? उसकी नेमिंग करी थी पुरकिंजे ने। और प्रोटोप्लाज्म में 2 चीज़ें आती हैं, साइटोप्लाज्म आती है और आपका आता है न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म जब होता ही नहीं है उसके अंदर, किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर, तो प्रोटोप्लाज्म भी तो गलत हो जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म तो होता है लेकिन साइटोप्लाज्म तो नहीं होता ना, तो प्रोटोप्लाज्म भी नहीं होगा, क्रोमोसोम्स और जीन हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। द फिनोमिना ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द नॉन एलीलिक जीन्स एट 2 और मोर लोकाई रिजल्टिंग इन वन जीन में मास्किंग द फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन इज नोन एज, क्या बोलते हैं उसको? एब्स्टेसिस बोलते हैं,
लिंकेज, इनकम्प्लीट इनहेरिटेंस या फिर इन कंप्लीट इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो इसको हम बोलते हैं एपिस्टैसिस। एपिस्टैसिस का मतलब ये होता है जहाँ पे एक जीन दूसरे के एक्सप्रेशन को मास्क कर देती है, उसको दबा देती है, वो जो हम डोमिनेंस पढ़ते हैं ना, वही एपिस्टैसिस। विच स्पेसिफिक केमिकल कैन बी अप्लाइड टू अचीव स्टेनिंग ऑफ क्रोमोजोम। तो स्टेनिंग ऑफ क्रोमोजोम किससे करवाते हैं? जैसे कि कल हम लोगों ने बैक्टीरिया की स्टेनिंग करवाई थी और वहाँ से हमने निकाला था ग्राम पॉजिटिव और निकाला था ग्राम नेगेटिव। ठीक है, कौन स्टेनिंग किस में कलर चेंज हो जाता है, जरा बताइए, पॉजिटिव में कि नेगेटिव में? तो एसिटो कार्माइन का यूज़ कर सकते हैं स्टेनिंग करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर दोनों की स्टेनिंग करी थी तो इसने तो अपना कलर जो पर्पल कलर था स्टेन करने के बाद रिटेन किया था, ठीक है, लेकिन जब अल्कोहल से डीनेचुरेशन करवाया था, ठीक है, डी कलराइजेशन करवाया था, तो इसने कलर लूज़ कर दिया था और पिंक कलर को ऑब्टेन कर लिया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी जो सेल वॉल है वो काफ़ी थिक थी, पेप्टिडोग्लाइकन की 30 लेयर थी तब बना था। ये इसकी पतली सी लेयर 2 लेयर के बीच में दबी हुई थी, इसीलिए ये बहुत ही कैसे होते हैं, घातक होते हैं, एंटीबॉडीज से ज़्यादा रेजिस्टिव होते हैं नेगेटिव वाले। ठीक है, द जॉइंट वे द नेक जॉइंस दी हेड। नेक जहाँ पे ज्वाइन करती है हेड को, एक तरीके का सिनोवियल जॉइंट है, लेकिन सिनोवियल में भी अलग अलग हमने प्रकार पढ़े थे, उसमें से पिवटल था, सैडल अंगूठे में था, बॉल एंड सॉकेट ये आपका जो ये कंधे में था आपका जो 360 डिग्री मूव करता है, और ये आपका हाथ में था, कोहनी में जो होता है, कोहनी में हिंज जॉइंट होता है, 180 डिग्री मूव करता है। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ फॉल्स रिब्स आर लोकेटेड अबव द फ्लोटिंग रिब्स। तो फॉल्स रिब कितनी होती हैं? फॉल्स रिब आपकी 8 होती है, 9 होती है, 10 होती है, 3 होती है, 3 इधर और 3 उधर। ठीक है, टोटल कितनी हो गई? 6 हो गई आपकी। ठीक है, 3 इधर और 3 उधर, तो टोटल 6 हो गई। और फ्लोटिंग रिब्स कितनी होती हैं? 11 12, और वहाँ भी 11 12, नहीं 4 हो जाएंगी फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, क्लियर है? ऑलराइट, ठीक है। तो हाउ मेनी पेयर्स, अच्छा पेयर पूछा है यहाँ पर तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर पेयर ना पूछा होता तो 6 होता। पेयर पेयर में एग्जिस्ट करती है ना भाई, 3 इधर हैं 3 उधर हैं, तो पेयर में पूछा है तो पेयर तो 3 ही होगा ना। हाउ मेनी फेशियल बोन्स आर देयर इन द फेस स्केलेटन। तो फेशियल बोन्स कितनी होती हैं? देखो टोटल 22 होती हैं स्कल में, जिसमें कि 14 होती हैं आपकी फेशियल, ठीक है, और 8 होती हैं आपकी क्रेनियल। जो खोपड़ी में होंगी वो 8 होंगी, क्रेनियल बोलते हैं उनको, और 14 फेशियल होंगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, फ्लैट बोन कौन सी होती है? फ्लैट बोन, फ्लैट एंकल की, पेल्विक की, रिस्ट की या रिब्स की? तो फ्लैट अगर आपने ध्यान से ऑब्जर्व किया हो तो जो हमारी रिब्स की बोन थी वो फ्लैट ही तो थी, पर चपटी थी वो। ठीक है, द फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन जॉइंट्स दैट मेक्स द मूवमेंट ऑफ जॉइंट इजी इज कॉल्ड, कौन सा बोलते हैं? फ्लूइड सिनोवियल जॉइंट होता है। कार्टिलेज जॉइंट हमारा रिब्स में होता है जो स्टर्नम के साथ होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द मैसेटर मसल लोकेटेड। मैसेटर मसल कहाँ पर लोकेटेड होती है? तो जो जबड़ा होता है ना वहाँ पर होती है मैसेटर मसल। ठीक है, मैसेटर। ह्यूमन शोल्डर जॉइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये है आपका किसका, जो 3 से 60 डिग्री मूव करता है। हिंज तो हाथ में कोहनी में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, बॉल एंड सॉकेट। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन हैंड। ह्यूमन हैंड में कितनी, हैंड मतलब पंजे में आपसे पूछ रहा है, रिकॉल करो पंजे में कितने थी? 27 थी कि नहीं? 27 भाई, टोटल 30 थी। 30 में से आप रेडियस अल्ना और ह्यूमरस हटा दो, रेडियस अल्ना और ह्यूमरस हटा दो तो बच गई कितनी? 27 थी वो तो बच गई, जिसमें कार्पल, मेटाकार्पल और फ्रिंजेस आती हैं ये। ठीक है, बाकी कार्पल मेटाकार्पल की तरह ही आपका पैर में क्या होता है? टार्सल, मेटाटार्सल और देन फ्रिंजेस आती हैं। ठीक है, तो वो भी 30 होती हैं और ये भी 30 होती हैं अगर सबको मिला लें ऊपर से नीचे तक, लेकिन वहाँ पर वो टार्सल, मेटाटार्सल और जो फ्रिंजेस थी वो टोटल 26 थी नंबर में। क्यों? क्योंकि पैर में हो जाता है आपका एक आ जाता है पटेला जो बीच में होता है। ठीक है, चलो ओके, ठीक है। विच ऑफ द, चलो 4 क्वेश्चन और कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट ह्यूमन बोन। तो स्मॉलेस्ट कौन सी है? स्टेपीज है। अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द चाइल्ड्स बॉडी एट द टाइम ऑफ बर्थ। बर्थ के टाइम पे टोटल कितनी होती हैं? लगभग 300 होती हैं। विच इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है ह्यूमन बॉडी में? सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी कौन सी है? जांग में। ठीक है, फीमर है आपकी, फीमर। ठीक है, पटेला तो वो को है ना, वो टखना या फिर घुटना है वो आपका। ओके, स्टर्नम है छाती में, टिबिया आपका नीचे था, टिबिया फिबुला, मतलब फीमर है देन टिबिया और फिबुला। ओके, विच ऑफ द, व्हाट इज़ दी डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रेटेड एंड स्मूथ मसल। कर लेंगे। मूवमेंट ऑफ, पहले टिश्यू चैप्टर का। ठीक है, मूवमेंट इन दी मोस्ट ऑफ द एनिमल इज द कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम। तो भाई मूवमेंट जो पॉसिबल हो पाता है वो मस्कुलर, स्केलेटन और नर्वस सिस्टम की वजह से हो पाता है, तीनों की वजह से। एंड वी आर डन विथ टुडेज ऑल क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन हमने ख़त्म कर लिए आखिरी क्लास के। ओके, अब जिसको भी बैच की
रिकॉर्डिंग चाहिए, पूरा बैच का एक्सेस चाहिए, सारे फीचर्स का एक्सेस चाहिए, तो बैच में एनरोल कर सकते हैं आप। फैटमैन में जो भी आपको एक्स्ट्रा जो लगा हो क्वेश्चंस पढ़ते वक्त कुछ एक्स्ट्रा, तो वो आप नोट कर सकते हैं अपनी फैटमैन में। ओके, देन ये आपका कॉम्बो बैच, दिस इज़ योर इंग्लिश बैच एंड दिस इज़ योर करेंट अफेयर्स का। राइट, चलो थैंक यू सर। कितने नंबर थे मैथ में? ये सब चीज़ें बताई नहीं जाती हैं ऐसे, ये भी कोई चीज़ें साझा करनी चाहिए क्या? क्यों? चलो 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 भाई, अब कौन सा करेंगे? स्टैटिक करेंगे, ठीक है। और स्टैटिक का जो क्लास होगा, आई डोंट नो रिकॉर्डेड मिलेगा तुम्हें कि लाइव मिलेगा, ठीक है। आई कैन नॉट गारंटी, मतलब बट मतलब मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ ना, क्योंकि ना अभी जो तुमको स्टैटिक में मिलेगा ना, जो चाहे वो डांसेस हो, फोक डांस हो, चाहे फेस्टिवल्स हो, वो जो मिलेगा ना तुमको, वो एक नंबर मिलेगा तुमको, ठीक है। मतलब ये है कि जितने अभी चाहे वो रेलवे के पेपर हुए हो, चाहे एसएससी के पेपर हुए हो, सारा कुछ इसमें इनकलकुलेटर मिलेगा। बस तुम लोड मत लेना, ठीक है। वो हम बता देंगे तुमको कि हो सकता है मंडे को क्लास ना हो सकता है ट्यूसडे से क्लास हो सकता है मंडे से हो जाए, हो सकता है ट्यूसडे से हो सकता है रिकॉर्डेड हो, लेकिन होगा तो स्टैटिक को ख़त्म करेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है ना, तो ये चीज़ है। तो ऑलराइट, तो स्टार्ट करेंगे। To the role of थियानिन का क्या रोल होता है? थियानिन का रोल होता है कि वो जो आपका टूथ इनेमल है ना, एक्चुअल में वहाँ पर भी हमारे जो दांत होते हैं वहाँ पर भी कोलेजन वगैरह होता है, कोलेजन इनेमल, इन सब को बनाने में हेल्प करता है वो, ठीक है, थियानिन जो होता है। फोर्थ क्वेश्चन चेक करना है, अच्छा। क्या दिक्कत है इसमें? क्या दिक्कत है इसमें? आंसर ए होगा, तो ए तो ठीक है। बीच में क्या हो गया था? आपका सिस्टम लैग कर गया था क्या? हैं? क्यों? चलिए भाई, थैंक यू सभी को। ट्विन बच्चे मैंने बताया था, जब दो स्पर्म मीट करते हैं एक से ठीक है, या फिर एक एग ही दो, वो उसमें दो एग्स में आते हैं, फिर एग सेपरेट हो जाते हैं, उस केस में ट्विंस होते हैं। अच्छा, रिंकू सिंह के फादर पास्ट हुए? उनको क्या कैंसर था? चलिए भाई, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, मिलते हैं स्टार्टिंग में। ओके, थैंक यू।